नमस्ते, ये है नेता नगरी, सप्ताह का हमारा पॉलिटिकल डिस्कशन का एक शो। और आज के शो में हम बात करेंगे तवांग की। तवांग जहाँ पे 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच में स्कफल होता है, संघर्ष होता है, हाथापाई होती है। और उसके बाद हमें खबर मिलती है घटना के 2 से 3 दिनों बाद। फिर पता चलता है कि चीनी सैनिक काफ़ी अंदर घुस आए थे। फिर चीनी सेना के दावे कुछ और हैं। वो कहते हैं कि भारतीय सेना घुस आई थी हमारे क्षेत्र में। और इस पर हम बात करेंगे कुछ उन पत्रकारों से, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स से जो इस मामले पर लगातार नज़र रखे हुए हैं, जो उन एरियाज़ को बार बार घूम कर आए हैं। साथ में होंगे कुछ सैन्य अफसर, रिटायर्ड सैन्य अफसर, जो इस मामले को वहाँ पे तवांग में पोस्टेड रह चुके हैं और उस मामले को एक सैन्य अफसर की नज़र से कैसे देखते हैं। इस सेक्शन में हम उसकी शिनाख्त और उसकी पड़ताल करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। और साथ में बात करेंगे हम बिहार की। बिहार में 50 लोग, सारण ज़िले में 50 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब की वजह से मारे गए। जहरीली शराब क्यों? क्योंकि क्रूड शराब बनाई जा रही थी, क्योंकि राज्य में एक राजनीतिक डिसीजन के लिए शराब को बंद कर दिया गया। कहा गया इससे जानें बचेंगी, इससे घर बचेंगे। क्या हुआ ये जो आज हम डिस्कस करेंगे। हुआ ये कि राज्य की सरकार बोलती है कि जो पिएगा वो मरेगा। हुआ ये कि राज्य की सरकार बोलती है जो पी कर मरेगा उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। क्या मुस्तैदी है सरकारों की? क्या शराबबंदियों के बावजूद जो शराब बिक रही है, बन रही है, गली गली, घर घर, होम डिलीवरी तक के दावे किए जा रहे हैं, क्या ये दावा करने वाली सरकारें, तेवर दिखाने वाली, क्रोध दिखाने वाली सरकारें अपना गुस्सा, अपनी लड़ाई को और अपने पूरे कुव्वत को, अपनी ताकत को, उस सिस्टम को मुस्तैद करने में नहीं लगाना चाहिए उन्हें? इस पर भी आज की नेता नगरी में बात करेंगे। फिर बात होगी जवाबदेही में और फुर्सत की सलाह में। अगर आपको पता चले नेता नगरी का ये सेशन है, ये तवांग में जो इंडिया और चाइना के सिपाहियों के बीच, सैनिकों के बीच स्टैंड ऑफ हुआ, इसमें कई सारे लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन जो अपने अपने वर्जन्स है, 9 दिसंबर को स्टैंड ऑफ हुआ था, खबरें उसके 3 दिन बाद आई थी, उसको लेकर है। और हाँ, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ 3-4 गेस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार जो 2-3 बार तवांग होकर भी आ चुके हैं, अभिषेक बल्ला। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में आपका। थैंक यू। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान, पूर्व जीओसी तवांग में रह चुके हैं। सांगवान जी नमस्ते सर, नेता नगरी में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम से ही मनोज जोशी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब भी है अंडरस्टैंडिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में सर आपका। बातचीत शुरू करते हैं और बातचीत के शुरुआत में मैं चलता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान रिटायर्ड के पास, क्योंकि वो पूर्व जीएसपी रह चुके हैं तवांग में। वहाँ पर उन्होंने ड्यूटीज़ अटेंड की हैं और उनको टोपोग्राफी और उस इलाके की पूरी जानकारी है, एक बतौर एक आर्मी पर्सनल के तौर पे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ शुरुआत में कि जो तवांग इलाका है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश जो चाइना की नज़र में, चाइना की वोकैबुलरी में उसको वो साउथ तिब्बत कहता है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए अरुणाचल प्रदेश है वो। तो उस इलाके की टोपोग्राफी जो है, जो उसकी भौगोलिक परिस्थिति है, वो कैसी है? क्या है टेरेन, कैसी है, क्या है? सर प्लीज इलैबोरेट थोड़ा सा इस पे। मैं टोपोग्राफी अवश्य बताऊंगा, लेकिन 2 लाइनें उससे पहले बोलना चाहूंगा कि तवांग इटसेल्फ, उसकी अहमियत क्या है। तवांग एक होली साइट है और एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है, जो कि न सिर्फ इंडियन बुद्धिस्ट के लिए बट तिबेटन बुद्धिस्ट एंड बुद्धिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके लिए ये अहमियत वाला एक स्थान है तवांग। इसलिए तवांग की बहुत ज्यादा एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, एक रिलीजियस वैल्यू है और एक एजुकेशन सेंटर की हैसियत से वैल्यू है। साथ ही साथ यहाँ बर्थ प्लेस भी रहे 6 दलाई लामा के, सांग्यान ग्यात्सो जिनका नाम था। तो ये तो है तवांग का अहमियत की बात। जहां तक टोपोग्राफी का सवाल है, आर्मी पार्लेंस या मिलिट्री पार्लेंस में एक अलग अलग हाइट्स को डिफाइन किया जाता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो तवांग का जो एरिया है वो अक्सर जितनी भी हाइट्स हैं वहां पे, वो 14,000 12,000 इस हाइट के ऊपर है, जिसमें कि हमें एक्लेमेटाइज्ड ट्रूप्स रखने की जरूरत होती है। कम से कम 10 दिन उनको एक्लेमेटाइज होना पड़ता है। सो ये एक चैलेंज है जहां पे वेदर इज ए चैलेंज। किस टाइम फॉगी होगा, किस टाइम पे वहां बारिश होगी, कब स्नो होगा। ऑफ कोर्स स्नो विल बी इन विंटर सीजन,
बट इस तरह की चीजें जो है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द टेरेन एंड वेदर, ये दोनों एक साथ मिलके काफी चैलेंजेस उत्पन्न करते हैं। साथ साथ जो हमारे इस इलाके के अंदर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रूप्स की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कब लैंडस्लाइड होगा, कब वहां पे रोड डिसरप्शंस होंगे, कब वहां पे फ्लडिंग हो सकती है, इस तरह के चैलेंजेस भी हैं जो ट्रूप्स जो वाटरशेड पे डिप्लॉयड हैं उनको मेंटेन करने में चैलेंजेस आते हैं। ओके सर, वहाँ पे आप ट्रूप्स के सामने चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और उनको एक्लेमेटाइज होना पड़ता है, जैसे वहाँ पहुँचे यार आपको 10 दिन उस टेरेन को, उस पूरे मौसम को, उस पूरे वातावरण को जज्ब करना है ताकि आप इफ़िशिएंटली वहाँ पे काम कर सकें। वहाँ पर उस इलाके में, क्योंकि उस इलाके में स्टैंड ऑफ की हाल फिलहाल दिनों की पहली घटना है ये, इस तरह के स्कफल की भी पहली घटना है, उस इलाके में पेट्रोलिंग कितनी आसान या कितनी टफ है, क्या चैलेंजेस हैं पेट्रोलिंग को लेकर, डे एंड नाइट पेट्रोलिंग को लेकर, साथ ही में स्टैंड ऑफ को लेकर आप जब वहां पे तैनात थे और जब भी आप वहां पे गए हैं, स्टैंड ऑफ्स को लेकर क्या कुछ परिस्थितियां बनी थी पहले, या आप लोग कैसे अवॉइड करते थे, कितने चांसेस होते थे, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। देखिए, पेट्रोलिंग एक ऐसा ऑपरेशन ऑफ वॉर है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ वॉर है, और हर पेट्रोलिंग के लिए डिटेल में पहले ब्रीफिंग होती है और बाद में उसके डी ब्रीफिंग की आवश्यकता होती है। अच्छा। इस इलाके में आप ये डिफाइन नहीं कर सकते, अनलाइक प्लेन एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में जहां आप जा रहे हैं, टेरेन का आपको मालूम है और आपको ये भी मालूम है मौसम आज कैसा है। यहाँ जब आप निकलते हैं, यहाँ पे मालूम नहीं कि अभी आपकी विजिबिलिटी 50 मीटर है, आपकी विजिबिलिटी 500 मीटर भी हो सकती है। तो जब आपकी विजिबिलिटी इफेक्ट करेगी तब आपको देखने में, एरिया ऑब्जर्व करने में और ये देखने में कि सामने से दुश्मन का पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको समझने में, देखने में न सिर्फ देखने की आवश्यकता है बट कानों से सुनने की भी आवश्यकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वहां। और दूसरा जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट रीजन है वहां पे पेट्रोलिंग की क्लैशेस की, वन ऑफ कोर्स इज ए डिफरिंग परसेप्शन। जो हमारे विचार से कहाँ है बॉर्डर, उनके विचार से कहाँ पे है एलएसी, ये एक रीजन होता है डिफरिंग परसेप्शंस का। बट जो हमारा पोजिशनल एडवांटेज है, जो चाइना को सबसे ज्यादा तंग करता है कि हम पूरे वाटरशेड पे बैठे हैं, वो उनका जो पॉस्चरिंग, मिलिट्री पॉस्चरिंग की रिक्वायरमेंट है उसको डिफीट करता है। क्योंकि हम हाइट्स पे बैठे हैं, वो कोई भी पॉस्चरिंग करें, कोई भी पेट्रोल लाएं, कोई भी ट्रूप्स आगे मूवमेंट्स करें, हम उनके पॉस्चरिंग की जो पॉसिबिलिटीज होती है उसको हम देख सकते हैं। मतलब उनके मूवमेंट को, आई एम सॉरी, मतलब आप उनके मूवमेंट्स को ज्यादा विजिबिलिटी और ज्यादा चश्मदीद तरीके से देख सकते हैं, अगर मैं इसको हिंदी में थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझूं तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि हमारे लिए बहुत आसान है उनको अपने निगाहों में देखते रहना कि कब वो चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। केवल चैलेंज है वेदर का। अगर वेदर ही फॉगी हो जाता है तो पेट्रोलिंग के लिए बहुत बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं। ठीक है सर, लेकिन वहां पे मैंने एक सवाल और नत्थी कर दिया था इसमें, स्टैंड ऑफ का कैसे अवॉइड करते हैं, क्या ट्रेनिंग होती है उसके लिए, किस तरह की ब्रीफ्स होते हैं, क्या किससे चांसेस बने हैं तो उसको कैसे अवॉइड करना है कि स्टैंड ऑफ या स्कफल हो, इस तरह की कितनी पॉसिबिलिटीज होती है सर? देखिए, दोनों साइड में एक तो हम उसमें पास्ट में नहीं जाएंगे कि कितने टाइप के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट्स हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स हैं, इस तरह के जो चीजें दोनों कंट्रीज में साइन किए हैं उनके ऊपर अमल होता है। और दूसरा कुछ होता है जिसके हम कहते हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। यानी आपस में अगर हम आमने सामने आते हैं तो किस प्रकार बैनर दिखाया जाएगा, किस प्रकार ये कहा जाएगा आप हमारे इलाके में हैं या हम आपके इलाके में नहीं आने देंगे, या किस तरह से एक दूसरे को रोका जाएगा, और किस तरह से ये दोनों तरफ से कोशिश होगी कि फायरिंग ना हो। लेकिन एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो आजकल शुरू हुआ है, जो हमने गलवान में देखा और जो अब यहाँ आपको यांगसे में देखने को मिला, ये जो डर्टी हैबिट्स ऑफ वार फाइटिंग या जो डर्टी हैबिट्स ऑफ पेट्रोलिंग, कि आप गलत तरह के हथियार, कांटेदार तार ये लाते हैं, ये किसी भी दो शिक्षित सेनाओं को शोभा नहीं देता। ये चाइना ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। हालांकि हिंदुस्तान का सैनिक जिस रूप से वो जवाब चाहते हैं उस रूप से उस जवाब देने में दक्ष है और उसी मुताबिक जवाब देने की काबिलियत भी रखता है, बट ये अवॉइडेबल है एज इन, जैसा आप कह रहे हो। अच्छा, इसमें एक और सवाल मैं पूछूं, फिर उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट के पास भी चलता हूं। अब एक इंडिया चाइना वॉर के समय भी कहा गया था, और ये बाद में भी चला, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी सिनेरियो कैसे चेंज हुआ है हाई एल्टीट्यूड वॉर सिचुएशंस को लेके, और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग को लेके, हाई एल्टीट्यूड इफिशियंसी को लेके, सोल्जर्स की, सैनिकों की स्थिति को लेकर अभी स्थितियां कितनी बदल गई हैं सर उस समय से लेकर अब तक में, कि हम हाई एल्टीट्यूड पे कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं? क्योंकि पहले तो 62-62 में तो इस तरह की समस्या भी है कि राशन भी नहीं पहुंच पा रहा था, अब तो काफी चीजें स्मूथ हुई होंगी सर।
नहीं, 62 तो बहुत बहुत ही अतीत पहले। का एक हिस्सा हो गया एक तरह से। 62 के बाद तो हमने 5 साल के अंदर 67 में नाथुला में उनको ऐसा सबक सिखाया था जिसकी हम बात नहीं करते। नाथुला, याकला, उसके बाद जी 2008 में फिंगर एरिया में जब जब उन्होंने कोई हिमाकत करने की कोशिश की, उन्हें बिफिटिंग जवाब मिला। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी तरह से ये सोचना चाहिए कि हम सक्षम नहीं है, बट जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिपेयर्डनेस का सवाल है, पिछले कई वर्षों से कंटिन्यूअसली इसके ऊपर एफर्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ट्रायल्स होती हैं कि लिविंग बैरक्स अच्छे हों, जो फाइटिंग मैकेनिज्म है, फाइटिंग मशीन्स हैं, वेपनरी है, और रोड एंड जितना भी आगे का रिक्वायरमेंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर काफी अहमियत अभी दी जा रही है। दैट इज ए वेरी गुड साइन। उससे हमारी काबिलियत और बढ़ेगी, और रिएक्शनरी कैपेबिलिटी, कुछ होने पे हम कितना जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम जवाब देने के लिए काबिल रहेंगे, वो अच्छा एक चीज है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जस्ट टेक ए मिनट, कि हमें ये भी जरूर समझना है कि तवांग का एक और जो सामरिक इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप सिक्किम के साथ मिलाएं, सिक्किम और तवांग दोनों को हमें एक साथ देखना पड़ेगा। जी। जहां की सिक्किम भूटान का वेस्टर्न फ्लैंक है, तवांग भूटान का ईस्टर्न फ्लैंक है। अगर चुम्बी वैली का जो डायनेमिक्स है वो अभी हम बात नहीं करेंगे उस पर, उसी मुताबिक से अगर किसी तरह से तवांग पे वो कब्जा कर ले या करने की कोशिश करे, तो भूटान का पूरा ईस्टर्न जो फ्रंटियर है वो उनके एक तरह से उनको एनगल्फ कर लेते हैं। दैट इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट इन एनी वे कि वेस्ट में चुम्बी भूटान की और ईस्ट में तवांग कॉरिडोर, ये हम किसी भी हालत में उसको डिनाई करेंगे। और इसलिए तवांग का जो एरिया है, वेस्टर्न कामिंग का जो एरिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनोज जी, अब मैं आपसे मुखातब हूँ और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ सर। 9 दिसंबर की घटना जो थी, अब हमारे सामने आते आते इसको 2-3 दिन की डिले होती है इन्फॉर्मेशन हमारे तक आते आते, और उसके बाद हम इस पर जो भी कवरेज है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपडेट्स हैं, संसद में जो बहस हो रही है, वो सब हम देख ही रहे हैं। अपनी किस्म की राजनीति इस पर हो रही है। एक तो यहाँ पर ये सर ज़रूरी है कि जानना कि देश की आर्मी एक स्कफल में, चाइना के स्कफल में इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे बेफिटिंग रिप्लाई देती है, लेकिन ये पूरी खबर इतने डिलेस के साथ क्यों बाहर आती है? इसको बाहर आने में एक देर क्यों होती है? और आप तो सर लंबे समय से हैं, हम लोगों से ज़्यादा अनुभव रखते हैं, क्या बीते समय में इस तरह के डिलेज होते थे या बीते समय में इस तरह के स्कफल और स्टैंड ऑफ्स की खबरें समय रहते आ जाती थी? क्या होता था सर, प्लीज बताइए थोड़ा इस सब बारे में। देखिए, पहले ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक कि सरकार है, सरकार हर चीज को जो है गुप्त समझती है, और वो चाहती है कि ये बात सामने ना आए, क्योंकि पब्लिक जो है बिगड़ जाती है, नाराज हो जाती है, सवाल उठाते हैं लोग। और आपने ये सही कहा, एक चीज हो चुकी है, गुजर चुकी है, वो सामने क्यों नहीं ला रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं? यही आप दिसंबर 9 का जो हादसा हुआ, ये अगर मेरे ख्याल से ट्रिब्यून के अखबार ने ये स्टोरी लिखी नहीं होती तो सरकार कुछ नहीं कहती। तो ये जो है, ये 2020 में भी यही पैटर्न हमने सामने देखा। कई झड़पें हुई, पेंगोंग सो में झड़प हुई, मई की शुरुआत में झड़पें हुई, झड़पें चलती रही जी। और जानकारी जो है सरकार ने नहीं दी। सरकार, उस समय के आर्मी चीफ ने कहा नहीं, ये तो होता रहता है। हालांकि वहां पे मामला बदल चुका था। चीन ने वहां पे 50,000 की सेना जो है तिब्बत में जो है तैनात की, स्टेशन कर दी थी। और ये जो 5-6 इलाके हैं, वहां पे उन्होंने जो है अपना ब्लॉकेड लगा दिया था, रोक लगा दिया था, ताकि इंडिया के जो पेट्रोल है वो आगे ना जा पाए। फिर भी सरकार ने जो है कुछ बताया नहीं। अब यह है कि गलवान में एक हादसा हुआ जी, और मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा हादसा हुआ कि हाथ से निकल गया दोनों तरफ। तो चीन भी घबराया, भारत भी घबराया, हाथ से निकल गया एकदम। पब्लिक के सामने ये बात आ गई। पर आज भी सरकार ने ये नहीं बताया है कि डेप्सांग में क्या हो रहा है। डेप्सांग बल्ज में जो है, वहां पे कम से कम 900 वर्ग किलोमीटर जो है का इलाका है, वहां भारत पेट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने एक रोक लगाई है। वहां पे एक ऐसा पॉइंट है जिसको कहते हैं वाई जंक्शन।
वो वाई जंक्शन ऐसा है, इलाका है कि हमारे पेट्रोल को जाना ही पड़ता है वाई जंक्शन से। ओके। तो वहां पे उन्होंने रोक लगा रखी, 2013 में भी रोक लगाई थी वहीं पे। और ये कितने दिनों से चल रहा है देपसांग में सर? डेप्सांग में समझ लगा लीजिए हिसाब जनवरी फरवरी से। और उस समय जो नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे उन्होंने कहा नहीं ये तो पुरानी बात है, ये नई बात नहीं है। पर इत्तेफाक से एक आर्मी के ही जनरल ने जो है एक लेख लिखा और कहा कि 2013 के बाद तो हम यहां पे हर साल कम से कम 8-9 पेट्रोल भेजते थे। और जहां तक कि मेरा अनुमान है जनवरी फरवरी 2020 तक वहां हमारे पेट्रोल जाते थे। तो ये रोक जो है ये बाद में लगाई गई। और ये आज तक जो है रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में सितंबर 2020 में एक स्टेटमेंट दिया, पेंगोंग के बारे में बोला, ये गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के बारे में बोला, पर डेप्सांग के बारे में चुप। और आज तक कोई भी सरकार के जो वरिष्ठ अफसर हैं वो डेप्सांग के बारे में बोलते ही नहीं। और हालांकि वो सबसे गंभीर रोक जो लगाई है चाइना ने हमारे ऊपर वो डेप्सांग में लगी है। तो ये समझ लीजिए कि पैटर्न बन गया है कि सरकार जो है जिससे कि कोई ऐसी बातें हो जिससे कि पब्लिक का रुख जो है वो पलट जाए, वो सामने नहीं रखना चाहती है। इसमें ये तो बात सही है, ये तो बात कई सारे लोग कहते भी हैं कि और सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकारें सवालों से तो बचती ही हैं, सवालों का जवाब देने से बचती ही हैं। ये आरोप सरकारों पे लगते रहे हैं। अभिषेक, आप वहाँ से होकर भी आए हो आप, और वहाँ पे आप आपने 1-2 बार वहाँ पे जो विजिट किया, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिला उस पूरे इलाके में, उस पूरे जो एक सेंसिटिव जोन है जो वहाँ पे क्या देखने को मिला? हाउ वाज तवांग? तवांग के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि मैं लद्दाख भी गया हुआ हूँ। और मैं पहले तवांग फिर लद्दाख के बारे में। जी। तो अरुणाचल मैं हाल ही में पिछले 3-4 साल में 2 बार गया हूँ। एक बार तो पिछले साल ही गया था, बुमला तक गए थे हम लोग कुछ जर्नलिस्ट, और उससे पहले मैं 2019 में गया था। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पहले इन 2 विजिट्स का मैं बताता हूँ, एनेक्डोटल चीज़ें, और जो मैंने देखा 2 विजिट्स में क्या बदला प्लीज। तो सबसे पहली चीज़ तो थी कि 2019 में जब हम गए, एक तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अनुभव था। बहुत रेयर एक्सेस मिला था मुझको और 2-3 पत्रकारों को, और बॉर्डर पर्सनल मीट कवर करने का, वो भी ऑन द चाइनीज साइड। तो हम लोग तिब्बत में गए, तो वो अपने में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मतलब आप एक तरह से चाइना चले? जी, तिब्बत कहूंगा मैं। तिब्बत जिसको चाइना कंट्रोल कर रहा है। और उसमें जो हम चाइना की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, उसका जबरदस्त एग्जाम्पल मैंने वहां पे देखा। क्या? कि एक तो इंडियन जर्नलिस्ट को उन्होंने एक्सेस दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इंडियन जर्नलिस्ट के सामने जितने लोकल टिबेटियन लोग थे उनसे उन्होंने वहाँ की कल्चरल डांस, सिंगिंग, परफॉर्मेंसेस, बच्चे, ये सब कराए। और मैसेजिंग ये थी कि देखिए किस तरह तिब्बत के लोग जो चाइना की लार्जर पॉलिसी है उसके साथ कितना ज़्यादा सिंक हो चुके हैं, कितना प्रॉस्पर कर रहे हैं बिल्कुल, और बहुत खुश हैं। और ये बहुत बड़ी एक मैसेजिंग थी। और जो ग्रुप गया था, कुछ सिविलियंस का भी जाता है खास परमिशन के साथ, तो उसमें ग्रुप में एक शख्स ऐसे थे जिनके पास एक बैग था। अच्छा। और उस बैग पे लिखा हुआ था आई लव तिब्बत। ओके। तो जितने चाइनीज पीएलए सोल्जर्स थे उन्होंने मतलब कुछ सेकंड लगाए उस आदमी को वहीं पे दबोचने में तो नहीं कहूंगा मैं, कोई उन्होंने फिजिकल हार्म नहीं किया था, लेकिन एकदम सराउंड कर दिया उसको। और उसके बाद प्रेशर डाला इंडियन आर्मी पे कि जब तक ये आदमी वापस नहीं जाएगा तब तक कार्रवाई जो है शुरू नहीं होगी, और हमारी आर्मी को उसको वापस भेजना पड़ा। कुछ नेगोशिएशन शायद ये भी हुई, उस आदमी ने कहा कि मैं अपना बैग वापस भेज देता हूं, मुझे यहाँ रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये आई लव तिब्बत बैग लेके यहाँ आए कैसे। और इस पर थोड़ा सा उन्होंने प्रेशर भी बनाया हमारे लोगों पे कि आप लोग ने ये देखा नहीं कि क्या ये इस तरह की चीज़ कर रहा है। तो खैर बात क्योंकि बहुत ऑफिशियल लेवल की होती है वो ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाली चीज़, दूसरी चीज़ थी
इतने इंटिमिडेटिंग हैं चाइनीज पीएलए के सोल्जर्स, हमारे साथ भी। हमारे जैसे कैमरा अगर हमारे पास है तो आके कहते हैं कि आपका कैमरा ले जाएं, पूछते हैं ऐसे? हाँ पूछते हैं, आपका कैमरा ले जाएं, इसमें जो जो होगा हम देखना चाहते हैं। जो हमारे इंडियन आर्मी के लड़के हैं वो भी फोटो वगैरह खींच रहे होते हैं, हाँ। तो उनको आके कहते हैं कि अपना कैमरा दे दो। अच्छा। और होता ये सब बैंटर के रूप में है। हाँ, मतलब वो चिढ़ा रहे हैं। हाँ, ये स्लेजिंग है, जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम स्लेजिंग करती है, उस तरह का माहौल मैंने वहां पे देखा। और फिर क्या होता है कि इनकी एक ड्रिंक होती है माउताई, बड़ी पोटेंट अल्कोहलिक ड्रिंक होती है ये, उसके शॉट्स लेते हैं। अच्छा। और हमारे ऑफिसर्स को भी कहते हैं कि आप भी लीजिए। तो हमारे ऑफिसर्स के लिए माउताई कोई बहुत मतलब उनके ज्यादा लाइकिंग की शायद चीज नहीं है, हालांकि जो कुछ यंगस्टर्स होते हैं उनको बड़ा पसंद आता है। तो उसमें भी एक ये इंटिमिडेटिंग गेम कहीं चल रहा होता है कि कौन कितने शॉट्स ले सकता है। अच्छा। तो इस तरह का जो मेरा ये अनुभव था वो बहुत ही अलग था। और सेकंड टाइम जब मैं गया तो उस वक्त खैर दूसरी साइड नहीं गए, लेकिन एक चीज थी कि जब 2019 में मैं गया था तो तवांग से बुमला तक आने में लगभग 1.5-2 घंटा लग गया था, 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में, क्योंकि जैसे जैसे आप बुमला के पास गए थे वहां सड़क थी ही नहीं। और जैसे ही मैं बुमला पहुंचा, मैंने जब दूसरी तरफ टिबेटन प्लेटो देखा तो एकदम देखा ब्लैक टॉप फ्लैट बढ़िया सड़कें। तो लगा कि यार क्या हम लोग मतलब एक तरफ देखिए टेरेन का फायदा है उनको, अगर हम कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो प्लेटो है और हमारा हिमालयन वाइंडिंग रोड्स है, लेकिन मतलब सपाट है और हम उबड़ खाबड़ थोड़ी सी टोपोग्राफी। लेकिन 2021 में जब मैं गया तो हमें मेरे ख्याल से 45-50 मिनट लगे थे। 2.5 घंटे से 50 मिनट? 2.5 घंटे नहीं, 2 घंटे से 1.5-2 घंटे से 45-50 मिनट, जो कि हिल रोड में नॉर्मल है। अगर 25-30 किलोमीटर का आपको फासला वो करना है तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। दूसरा ये था क्योंकि लद्दाख हो चुका था, 2019 में लद्दाख नहीं हुआ था। तो लद्दाख के बाद मतलब सब सारा फोकस लद्दाख पे था कि लद्दाख पे मोबिलाइजेशन हो चुका है, लद्दाख में हमारी तैयारियां वो हैं। मेरी तो मतलब आंखें खुली रह गई जब मैंने देखा कि किस तरह की हमारी मोबिलाइजेशन यहाँ पे थी। और जब ब्रीफिंग्स हुई, ऑफिसर्स से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि साहब ये समझे लद्दाख जैसी ही हालत है। ठीक है, उस तरह से गलवान टाइप क्लैश नहीं हुआ है, लेकिन फेस ऑफ्स बढ़ने लगे थे, उनकी पेट्रोल्स की जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेस वो बहुत करने लगे थे अपनी। तो एक अग्रेसिव पोस्चर दूसरे सेक्टर्स में भी दिखने को मिल रहा था, और ये मैंने खुद देखा है जिस तरह की हमारी वहां तैयारी थी। अच्छा, मैं मनोज जी के पास आऊँ उसके पहले एक और सवाल छोटा सा मैं यहाँ फ्लोट करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस चल रहे हैं इस समय, एक वीडियो चल रहा है जिसमें स्कफल का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक वेरीफाइड किसी ने नहीं किया है उस वीडियो को, और वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं धड़ल्ले से अपने ये इस दावे के साथ शेयर कर रहे हैं कि शायद उसी स्कफल का वीडियो है। लेकिन क्या अभी तक अभिषेक इस ताज़ा स्कफल के बारे में जो 9 दिसंबर 2022 को घटित हुआ है, इस ताज़ा स्कफल के बारे में आपके सोर्सेज ने क्या बताया है, या अभी तक किस फाइंडिंग्स की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग कि कहाँ चीज़ें हैं? क्योंकि मीडिया ब्रीफिंग है, रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक बतौर पत्रकार आप कितना इंफॉर्मेशन को इन्फिल्ट्रेट कर पाए हो? देखिए, जो मैंने सोर्सेज से मुझे जानकारी मिली और मैंने इस पर एक डिटेल्ड स्टोरी भी की है कि यांगसे में जो है अलार्म बेल्स 1 साल पहले बजने लगी थी। यांगसे कोई 9 दिसंबर की घटना एकदम से नहीं हुई है, कोई स्पॉन्टेनियस क्लैश नहीं था। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बिल्डअप चल रहा था दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी जो बिल्डअप है वो उसकी कमी नहीं है, और इसकी वजह से चीन परेशान भी हुआ है। और उसको एक परेशानी होती है कि आप क्यों ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपने अपनी जो है पेट्रोल इस तरफ क्यों भेजनी शुरू करी, आपने ये शेल्टर यहाँ क्यों खोल लिया। तो इन सब चीज़ों से वो भी परेशान हुआ है, और 1 साल से ये कहानी चल रही थी। और अभी का जो क्लैश हुआ है उससे भी करीब 2 हफ्ते पहले बहुत गर्मा चुकी थी चीजें। ओके। और क्लैश की जो एक वायरल वीडियो जो आपने जो बात की है, वो वायरल वीडियो लास्ट ईयर का है, इसी इलाके का जो चल रहा है, लगातार हर जगह राउंड कर रहा है, इसी इलाके का लास्ट ईयर का है। ओके, यानी सॉरी हम इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन यहां पे इस बात को और ज्यादा रेखांकित करके बोल रहा हूं कि लास्ट ईयर भी इसी इलाके में एक बार स्कफल हो चुका है। एग्जैक्टली, तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इसका क्या मतलब है कि स्कफल्स जो हैं ये वन ऑफ नहीं थी,
फेस ऑफ्स तो होते रहते हैं, लेकिन स्कफल्स भी ये वन ऑफ नहीं थी। ये हमें पता चल गया, स्टोरी ब्रेक हुई, उसके बाद हम सब ने फॉलो अप किया और आर्मी ने भी मान लिया और अगले दिन रक्षा मंत्री ने भी पार्लियामेंट में बोल दिया कि क्या क्या हुआ। हालांकि ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये गरमाया हुआ है इलाका। और इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि हमारी तैयारी यांगसे में बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ चुकी है। इससे चीन परेशान है। 8 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं ईस्टर्न सेक्टर में, और उन 8 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स में से यांगसे एक ऐसा है जिसको इंडियन आर्मी काफ़ी सालों से पूरी तरह से कंट्रोल करती है। ये सिर्फ एक ऐसा डिस्प्यूटेड पॉइंट है जहां पे इंडियन आर्मी इतना ज़्यादा कंट्रोल में है। तो इससे चीन को परेशानी होती है, और पहले भी चीन जो है यहाँ से हमें डिसलॉज करने की कोशिश कर चुका है, स्टेटस को बदलने की कोशिश कर चुका है, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा अग्रेशन हुआ है। उसका कारण है क्योंकि हम भी मोबिलाइज कर रहे हैं, हम भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे परेशानियाँ यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसके बाद हम अपने एक और गेस्ट के पास चलेंगे, आदिल बराड़, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीन मामलों के विशेषज्ञ हैं और इस मुद्दों पर लिखते रहते हैं। मनोज जी, जैसा अभिषेक बता रहे हैं कि स्कफल, तनाव और एग्रेशन सब कुछ बढ़ा है, फ्रीक्वेंसीज बढ़ी हैं। जो आप बात कह रहे थे कि सरकारें स्वीकार नहीं करना चाहती हैं, सरकारों को जब बताया जाता है कि ऐसा हुआ है तो सरकारें तब स्वीकार करती हैं। ये भी उसका एक एक्सटेंशन हो सकता है आपकी जो बात का। लेकिन जो हाई लेवल कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, इस तरह की HLC मीटिंग्स होती हैं, इतने समय तक हुई हैं, उसके बारे में इतनी सारी खबरें लिखी गई, इतने सारे हेडलाइंस फायर हुए टीवीज़ पे, उन HLC मीटिंग्स का क्या निष्कर्ष निकला कि HLC मीटिंग्स कोरी साबित हुई, डिसएंगेजमेंट की, क्योंकि आप एक जगह से पीछे हट रहे हो तो दूसरी जगह जा रहे हो, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई ये चाइना की कुंफू टेक्निक है जिसको वो ड्रॉ करती है अपने एंशियंट आर्ट से, कि भाई एक जगह से ध्यान हटा के दूसरी जगह पुश करो, वहां से हटो दूसरी जगह पुश करो। क्या HLC मीटिंग्स निष्प्रभावी साबित हो रही हैं मनोज जी? वहां पे सीमा है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जी। मैं वहां सन 75 में पहली बार गया एज अ स्टूडेंट, मोटरसाइकिल में ये पैंगोंग सो, और हम ITBP के साथ रहे, 1 हफ्ते रहे। तो ITBP का जो सीनियर अफसर था, मेरे ख्याल से कैप्टन रैंक का या मेजर रैंक का था, उसने मेरे को बोला कि मैं मेरा भी यहाँ पे टेन्योर खत्म हो रहा है 3 साल का, मैंने आज तक एक भी चाइनीज नहीं देखा है। तो ये एक जमाना था जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, वहां पेट्रोल जो है अक्सर मतलब बहुत ही रेयर थे, मतलब जाते थे। 1976 के बाद सरकार ने ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो है वो तय कर दिए थे, वहां पेट्रोल जाते थे, पर वो रेगुलरिटी नहीं थी, और कई एरियाज में जो है पेट्रोल नहीं हो पाते थे। और आप जानते हैं वहां तो मौसम का सवाल है, ये पेट्रोल जो है ये गर्मी के कई एरिया ऐसी हैं जहां की खाली गर्मियों के मौसम में हो सकते हैं, पर अब दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे इंप्रूव हो गया है। उसका नतीजा ये है कि जो ये अभिषेक ने बताया कि ये जो करीब 15-16 ऐसे पॉइंट्स हैं पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जहां की हम आपस में मानते हैं कि हमारा ओवरलैप है। चाइना कहता है कि ये आपके सामने जो दीवार है ये हमारी है, हम कहते हैं नहीं, वो पीछे जो है दीवार के पीछे वो बॉर्डर है, और बीच का जो इलाका है वहां हम पेट्रोल करते हैं, ये हमारी अग्रीमेंट है उनके साथ। तो सन 95 में जब हमने ये बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट साइन कर दिया था, सन 95 में ये दोनों साइड ने मान लिया था कि यांगसे भी एक ऐसा एरिया है जहां की दोनों की क्लेम्स हैं। पर चक्कर यह है कि अब जिस तादाद पे चाइनीज वहां पेट्रोल करने आ रहे हैं, वो पेट्रोल केवल पेट्रोल नहीं है। देखिए, पेट्रोल होता है, पेट्रोल में जाते हैं 30 लोग जाते हैं, 50 लोग जाते हैं, 100 लोग जाते हैं, पर अगर 300-500 की बात हो रही है तो वो पेट्रोल नहीं है, वो तो वहां पे हावी होने की बात हो रही है। तो वो अच्छा, और उस एरिया की एक बड़ी खासियत ये है कि वहां में वाकई में उस इलाके पर भारत ने कब्जा किया है। और कब्जा कब किया? सन 86-87 में जब सुंदरोंग चू का हादसा हुआ तो भारत की फौजें आगे बढ़े, नामका चू के इलाके में, तवांग के इलाके में आगे बढ़ी, और हमने कई ऐसे जो है बड़े महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वहां पे अपना जो है नियंत्रण किया।
तो तांगसे ये यांगसे भी एक ऐसा इलाका है जहां पर हमने आपने नियंत्रण किया, और ये चीन को बहुत खल रहा है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि 62 की लड़ाई में तो चीन बिल्कुल आसाम तक उतर आया था और फिर वो वापस चला गया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 20 किलोमीटर और पीछे चला गया अपने हिसाब से, जो कुछ उन्होंने कहा। और यहां वो देख रहा है कि भारत जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे आ रहा है और वो ऐसी इलाके पे नियंत्रण कर रहा है जहां पर कि चीन पर काफी गंभीर असर होता है। तो समझाया भी होगा लोगों ने कि वहां पे एक जो हाइट्स है यांगसे में, जैसे अभिषेक ने कहा कि वो ऐसा इलाका है जहां की भारत जो है हावी है और वो चीन जो है, चीन को बहुत खल रहा है। अच्छा, जब कोई, मेरे ख्याल से जो जिस तरह की चीज़ें आप लोग बता रहे हैं, कोई नया व्यक्ति वहाँ पे डिप्लॉय होता होगा, उस इलाके में जाता होगा, तो उस इलाके में काफ़ी उसको कन्फ्यूज़न होता होगा शुरुआत में कि एक्लेमेटाइज करने में, इंफॉर्मेशन को एक्लेमेटाइज करने में कि एलएसी को लेकर ये विवाद होना है तो इस तरह के स्टैंड लेने हैं, यार ये वो पॉइंट अपना है, ये पॉइंट अपना है, वो इसको क्लेम करेंगे, तुमको इसको क्लेम करना है। आई गेस मेरे ख्याल से इस तरह की चर्निंग से एक लंबे समय तक करनी पड़ती होगी नए डिप्लॉयड हुए व्यक्ति को इन इलाकों में। ऐसा है, एलएसी तो एक ऐसी लाइन है जिसका कि कोई नक्शे पे विवरण नहीं है, वहां पर कोई विवरण नहीं है। तो और एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है, दिलचस्प बात ये है कि चीन जो है कई फीचर्स को अपने नाम देता है। तो वो एक नदी को कोई अपना नाम देगा, एक कोई घाटी को अपना नाम देगा, तो आपस में जो है ये बिल्कुल किसी को नहीं मालूम कि वाकई में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां है जी। और अक्सर चीन भी यही कहता है। अब गलवान में 1960 में चीन ने साफ माना था कि उसने हमको अपने जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के पॉइंट दिए थे गलवान में, लिखित, कि ये यहां तक हमारी टेरिटरी है। पर 2020 में उससे वो 5 किलोमीटर आगे आ गए और कहते नहीं, हम तो पहले से ये कह रहे हैं कि ये हमारा इलाका है। तो ये चीजें बदलती रहती, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है एक नोशनल है। और भारत और चीन ने ये कोशिश की, हालांकि 1993 का जो समझौता था उसमें ये साफ लिखा है कि जो ऐसे इलाके हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जहां की विवाद है, उसको हम दोनों साथ मिलके उसकी सर्वे करेंगे और उसको तय करेंगे जी। पर ये बहुत महत्वपूर्ण जो फैसला था 93 की अग्रीमेंट को, चीन कुछ हद तक गया और फिर पीछे मुकर गया उससे जी। और करीब 2002 तक ये बात चलती रही, फिर उसके बाद वो भूल गया। और ये प्रधानमंत्री मोदी जब 2015 में बीजिंग गए थे तो उन्होंने ये बात कई बार उठाई। उन्होंने कहा कि विवाद हो रहे हैं क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कंफ्यूजन है कि कहां पे है, तो इसको सुलझाया जाए, दोनों मिलकर सुलझाते हैं, तय करते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां है, तो ये विवाद खत्म हो जाएंगे। चीन ने जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। 3-4-5 दिन बाद जब पीएम वापस आ गए थे तो एक जूनियर अफसर को वहां भेजा और जूनियर अफसर ने हमारे जो वहां जर्नलिस्ट है बीजिंग में, उनको ब्रीफ किया और कहा कि नहीं, ये वो जो सुझाव है प्रधानमंत्री का वो ठीक नहीं है, उससे लफड़ा हो जाएगा जी। तो उन्होंने पूछा कि किस किस्म का लफड़ा, तो उन्होंने कहा कि ये वो लफड़ा का वर्णन देना जो है वो मेरे औकात से बाहर है। ओके तो वो ये नहीं चाहते किसी भी हालत में कि ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे विवाद खत्म हो जाए जी। मैं आदिल जी के पास चलता हूं। आदिल जी, अब यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आप लगातार उस पूरे मामले को देखते रहते हैं, चीन के स्टैंड को, चीन की अंदरूनी खबरों को। मैं ब्रीफली आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर चाइनीज़ मीडिया, चाइनीज़ टैक्टिक्स और चाइनीज़ साइड में किस तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, किस तरह का इंफॉर्मेशन फ्लो है, उस तरह की बातें कितनी कैसी कहाँ हो रही हैं। आदिल जी देखिए, पहले से अगर हम अभी स्टडी करें जो चाइना में व्यू है बॉर्डर डिस्प्यूट का,
पहले से वहां पे बहुत ज्यादा न्यूज है। हम देख सकते हैं कि अगर इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है कोई न्यूज को, तो चाइनीज सोशल मीडिया पे वो न्यूज विद इन अ फ्यू आवर्स स्प्रेड हो जाती है। इट्स नॉट दैट इजी। पहले से बहुत मुश्किल हो चुका है चाइना के लिए इन चीजों को छुपा के रखना। जो नैरेटिव हम देख रहे हैं इस समय वो ये है कि ये जो एरिया है इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये चाइना का एरिया था। हिस्टोरिकली चुमी ग्यात्सर एरिया चाइना के कंट्रोल में था और हमें वो एरिया वापस ले लेना चाहिए थ्रू एनी मीन्स। एंड यही नैरेटिव हमें देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे, स्पेशली वेबो पे जो उनका मेन प्लेटफॉर्म है ट्विटर की तरह। बहुत सारे नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट पढ़ने को मिलते हैं कि ये एरिया हमारे पास था अप अंटिल 1986, जैसे मनोज जी ने बताया, वो एरिया हमें वापस लेना पड़ेगा। और आप जानते ही होंगे कि अरुणाचल प्रदेश को भी चीन साउथ तिब्बत कह के अपना एरिया बताता है, पर ये नैरेटिव नए नहीं है, ये पुराने नैरेटिव्स हैं। वी नो फॉर अ फैक्ट दैट कि ऐसी हिस्टोरिकल रीराइटिंग चलती रहती है ओवर अ पीरियड। हम देख सकते हैं कि चाइना एरियाज को अपने नाम देता रहता है मैंडरिन में, चाहे वो नदी हो, कोई पहाड़ हो, वो ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, पर नई बात यह है कि जो अभी इंट्रूजन हुआ है इतने साइज में, इतने बड़े तादाद में लोगों का आना नई बात है हमारे लिए। 600 लोग हो या 200 हो, इट्स अ वेरी बिग पेट्रोल। तो उस चीज को सीरियसली ले रही है आर्मी, अकॉर्डिंग टू जो हम सोर्सेज में पढ़ रहे हैं, न्यूज में पढ़ रहे हैं। पर चाइना भी इसको इजीली नहीं लेगा, बिकॉज अभी वो लग रहा है कि दे आर ऑन ए बैकफुट। उनको अभी they will come back with a response. So they must be preparing a strategy to come back, I guess. Definitely. So अभी यही होगा कि nationalistic sentiment को बढ़ावा दिया जाएगा। वो ट्राई करेंगे कि डिप्लोमेटिकली इंडिया से कुछ ना कुछ कहीं और जगह पे चैलेंज किया जाए, चाहे वो G20 हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो। वो ऐसी कोशिशें करते रहते हैं, एंड वी विल सी समथिंग लाइक दिस कम बैक in other form in the short term, पर long term में हो सकता है कि we might see another Ladakh kind of situation. हो सकता है ऐसा आप कह रहे हैं? हो सकता है। ओके, दैट्स बस यही आशा है कि ऐसा न हो। इसी आशा के साथ हम नेता नगरी के अपने अगले सत्र की ओर अब बढ़ते हैं। इस सत्र में हम बिहार पे बात करेंगे, वो बिहार जहाँ पे सारण जो ज़िला लगता है, छपरा, वहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। क्यों? क्योंकि शराबबंदी के बीच में उन लोगों ने चुना कि शराब पी जाए, क्रूड शराब पी जाए, कच्ची शराब जिसको कहते हैं, जिसको कुछ फिल्ट्रेशन के जिसमें स्टेप्स अधूरे होते हैं, जिसमें वो तैयारी नहीं होती है जो बड़ी बड़ी डिस्टिलरीज़ और बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है, जो गांव में नदियों के किनारे चावल से, गन्ने की ठूंठ से, आलू से, किसी भी चीज़ को सड़ाकर बस बना ली जाती है। कई बार उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं कि शराब की पोटेंसी बढ़ा सकें, शराब को और ज़्यादा शराब बना सकें। इस फेर में कुछ गांव के कुछ लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, आँखों की रोशनी जाने लगी, उल्टी, दस्त, ये सब शिकायतें आने लगीं और फिर लाशों की गिनती शुरू हुई। अब जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सारण ज़िले में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है उस जहरीली शराब के चलते। अब ये सब थ्योरीज भी आने लगी हैं कि स्पिरिट का इस्तेमाल करके शराब का निर्माण किया गया था, जो मेडिकल स्पिरिट होता है उसका इस्तेमाल करके, जिसकी वजह से ये मौतें हुई हैं। और इन सब के बीच नीतीश कुमार के स्टैंड हैं, नीतीश कुमार की सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच भी और इनसे थोड़ी सी पहले घटी घटना है जिसको लेकर भी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार को घेरा गया। कटिहार में कुछ लोगों की हत्या होती है, इस पर भी सवाल जवाब करेंगे, बातचीत करेंगे। और हमारे साथ होंगे दो बेहद खास मेहमान, संतोष जी, संतोष सिंह, सीनियर असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ होंगे मणिकांत ठाकुर, सीनियर जर्नलिस्ट और लंबे समय तक बीबीसी के लिए काम किया है। सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया नेता नगरी में आने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, थैंक यू। मैं सबसे पहले मणिकांत जी आपसे बातचीत शुरू करता हूं, क्योंकि अब ये एग्जिस्टेंस की बात हो चुकी है और इस नियम के एग्जिस्टेंस की बात हो रही है कि बिहार में शराबबंदी है। और अब ये बात उठाई जाने लगी है कि अगर शराबबंदी को इस तरह ही रहना है
और शराब के नहीं होने पर भी शराब पी जाएगी और शराब के नहीं होने पर शराब पीने से मौतें होंगी, तो क्या शराबबंदी अपने ध्येय को पार कर सकी है? क्योंकि ये तो हम भी देख चुके हैं बिहार यात्रा में कि नहीं है, शराबबंदी ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। लोग शराब पी रहे हैं, शराब बिक रही है और बनाई भी जा रही है। ये बिहार में हमने कई कई बार देखा है। लेकिन अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या शराबबंदी इतनी इनफेक्टिव है तो क्या उसको हटा नहीं देना चाहिए? क्या शराब से आने वाली टैक्स की कमाई से सरकार को कमाई नहीं करनी चाहिए? मणिकांत जी, इन सब थ्योरीज पे और इन सब बातों पे आप क्या सोचते हैं सर? शराबबंदी ने समस्याएं घटाने के बजाय बढ़ा दी। अब तो ये लगता है कि इससे अच्छा था कि शराबबंदी नहीं थी, क्योंकि अब शराब की उपलब्धता जो है वो तो घर घर में है और जो जब जहां चाहे वो शराब उनके लिए आपूर्ति हो जाती है। तो फिर इसका फायदा क्या है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, सरकार का मानना था या कहिए कि अभी भी मानना है, जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इससे फायदे बहुत हुए, लेकिन इससे नुकसान कितना हुआ इसका जिक्र वो करना नहीं चाहते। और अगर कोई जिक्र कर देता है तो वो नाराज होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। हुआ ये है कि शराबबंदी के बाद शराब माफिया, जो शराब के अवैध धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। जो शराबबंदी के बाद ये लगा था कि अब सचमुच में जिस आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि महिलाओं की मांग थी और महिलाएं बहुत प्रताड़ित होती थीं शराब पीने वालों से, खास करके गरीब तबके के लोगों में ये बातें थी, तो उसके फायदे के लिए ये लाया गया, शराबबंदी का कानून बना। लेकिन मुझे लगता है क्या कि अब अगर आप एक आंकड़ा ही देख लेंगे सबूत के तौर पे, तो 5 लाख से ज्यादा लोग जो गिरफ्तार हुए शराब पीने के जुर्म में, उनमें से अधिकांश तो गरीब और पिछड़े और इस तरह के समाज के निचले तबके के ही लोग हैं। तो एक तो उनका नुकसान इस तरह से हुआ। दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ पुलिस और पुलिस महकमा से जुड़े हुए जो लोग, जिनको शराब का धंधा रोकने की जिम्मेदारी थी जिन पर, वो इतने समृद्ध होते चले गए और उसके बाद शराब के धंधे से जुड़े हुए लोग, उनकी इतनी कमाई होने लगी कि यही दोनों छा गए एक तरह से। और ये जो पहले कभी नहीं देखा जाता था, गांव-गांव में शराब पहुंचने लगी जिस तरह से, और उसमें युवाओं का जो एक जत्था लग जाता था, 2-4 गांव मिला के एक कोई टीम तैयार हो जाती थी जो घर घर में शराब पहुंचाने का धंधा शुरू कर देते थे। लेकिन ये लेकिन मणिकांत जी, यहाँ पर एक बात और है जिसको बार बार लोग कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद राज्य को जो राजस्व का नुकसान होना था सो हुआ, और लेकिन उससे एक प्लस फैक्टर हुआ कि कई सारे लोगों, घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। इस तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं, लोग काम पर लौटे, इस तरह की चीजें हुई, लोगों के घरों में पैसा बचा, इस तरह की रिपोर्ट्स कई सारे संगठनों के द्वारा आई। क्या ये फाइंडिंग्स क्या शॉडी फाइंडिंग्स थी, गड़बड़ फाइंडिंग्स थी, या इन फाइंडिंग्स को ही पाने भर के लिए ये शराबबंदी की गई थी, जिंदगी बचाने के लिए नहीं? सिद्धांत ऐसा है कि शुरू में ये ऐसा लगा कि ये जो लोग सड़कों पर तमाशा करते थे शराब पी के, जो महिलाओं को पीटते थे झुग्गी झोपड़ियों में या गांवों में, तो उन तमाम घटनाओं में कमी जरूर आई और इससे बहुत सारे लोग खुश भी हुए थे कि चलो एक अच्छा कदम है। लेकिन उसके बाद जो है बिल्कुल तस्वीर बदलने लगी, और तस्वीर इस कदर बदली कि अब लगा क्या कि वो तो बहुत मामूली तौर पे कहीं कहीं ये घटनाएं रुक गईं। जाहिर तौर पर सड़क पर शराब पी के लोग पकड़े जाते थे तो उसमें वैसी घटनाओं में कमी जरूर हुई, लेकिन इससे शराब का धंधा और शराब पीना ये दोनों रुका नहीं, बल्कि और विकृत रूप में सामने आने लगा। और अब तो यह हाल की बात है, अभी बताया गया है कि अब
जो तय कर लिया गया है कि कितने मिलीमीटर अलग अलग पैकिंग में पैकेजेस उसके जो बनते हैं पैकेज पाउच और उसके बाद पैकिंग जो उसकी होती है वो 30 ml से 90 ml तक में ये धंधा करने वालों ने बनाना शुरू किया और उसकी आपूर्ति इतनी ज्यादा हुई कि गांव-गांव में वो अगर वो सक्रिय हो जाती है, पुलिस जब दबाव पड़ता है सरकार का तो वो सक्रिय होती है तो वो सारा पकड़ाते हैं। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि इससे कुछ फायदा हुआ, हाँ वही इतना ही फायदा हुआ था कि सड़कों पर शराब पी के दंगा करते हुए या गाली गलौज करते हुए लोग दिखने कम हुए। अच्छा, तब ये बताएं संतोष जी, अब आपके पास आता हूं कि जब सरकार है, चुनी हुई एक सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री से ये पूछा जाए कि आपके राज्य में इतनी मौतें हो रही हैं आपकी 2016 की एक नीति के चलते, या उस नीति पर सवाल उठाए जाएं, तो मुख्यमंत्री को क्या इतना क्रोध करना चाहिए? क्या अपने पुराने सहयोगियों के साथ, जिनके साथ उनके मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी, क्या उनके सामने इतना गुस्सा दिखाना चाहिए? क्या उन्हें दोष दे देना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही और शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा? संतोष जी, नीतीश कुमार एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कितने सही साबित हो रहे हैं इस मोमेंट पे? देखिए, इसका सिद्धांत में ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको देता हूं, नॉट जस्ट कि विधानसभा में क्या हुआ, नीतीश कुमार कैसे रिएक्ट किए, पहले भी ये लाइन बोल चुके हैं। आपको याद होगा कि 2016 अगस्त में शहर जिसमें खजूरबन्नी गोपालगंज में ये घटना घटी थी, उस घटना के बाद ही जो कन्विक्शन हुआ था उस केस में 19 लोगों का डेथ हुआ, 13 लोगों का कन्विक्शन हुआ था। उस घटना से ही इम्बोल्डन होकर के पहली बार इस सेंटेंस का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि पियोगे तो मरोगे। दैट इज वन। मैं एक दूसरी बात बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बार-बार बोलता हूं, पहले भी बोल चुका हूं कि ये पॉलिटिकल इन कंटेम्पररी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का शायद पहला केस स्टडी है जहां एक चीफ मिनिस्टर एक ही चीज को दो तरह से देखते हैं। 2005 के नवंबर में जब नीतीश कुमार आते हैं तो कैश स्टार्व्ड स्टेट पाते हैं, 27,000 करोड़ से कम की हमारी बजट होती है, रेवेन्यू जनरेशन के हमारे पास कम सोर्स होते हैं। तब उन्होंने एक नैरो डाउन किया कि हमारी लैंड की रजिस्ट्री, फ्लैट्स की रजिस्ट्री कम हो रही है, तो वहां से इनकम आने शुरू हुए। फिर दूसरी तरफ देखा कि हमारी एक्साइज से कितनी आ रही थी, तो एक्साइज से 400-500 करोड़ से ज्यादा नहीं आ रही थी। तो उन्होंने एक्साइज पॉलिसी पर जोर दिया और उसको धीरे धीरे शराब को लिबरलाइज किया, जो कि 8 तक आते आते लिबरलाइज हो जाती है पॉलिसी, और पंचायत स्तर तक खोलने की बात हुई। लेकिन वो नॉर्म्स रिलैक्स होकर के, या कहिए कि छुपे हुए गांवों तक वो पहुंच गए, लेकिन गवर्नमेंट की रेवेन्यू 5,000 करोड़ क्रॉस कर गई। जब इन्होंने ये 2015 तक आते आते 6,000 के आसपास करोड़ आ गई थी, स्टेट की रेवेन्यू बूस्ट हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये था टेक वन जब लेते हैं, जबकि कैश स्टार्व्ड स्टेट है कि एक चीफ मिनिस्टर उसको जिसको कि धन चाहिए, हु मीन्स बिजनेस, कुछ करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से किया। मैं कुछ ये नहीं बोलूंगा सही किया गलत किया। वहां शराबबंदी शुरू हुई तो वहां 5 से चली। उसके बाद आप देखते हैं कि एक नीतीश कुमार ने धीरे धीरे एक कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट की, जिसको कि हम लोग कास्ट न्यूट्रल वुमेन कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। वो 9 में दिखा उसका असर, 10 में दिखा, बहुत वोट दिया। उसके बाद जब सभाओं में जाने लगे, जैसे मणिकांत सर ने कहा कि महिलाओं ने, खास करके जीविका समूह वालों में जो महिलाएं आई, तो वो उन्होंने कहा कि हमारे पति पी के पीटते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हुए। तो नीतीश कुमार को ये आइडिया आया, लेकिन इस आइडिया का ये 12 से ही सुन रहे थे, 13 से सुन रहे थे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का आइडिया इसीलिए नहीं लगा कि 5-6 हजार करोड़ का धक्का तुरंत लग जाएगा। ये आइडिया कब आया कि उसी काल यही चीफ मिनिस्टर जब क्रॉसओवर करते हैं, जाते हैं एनडीए को 2013 के जून में छोड़ते हैं और 14 में अकेले चुनाव लड़ते हैं, 20 सीट से इनकी पार्टी 2 सीट पर आ जाती है, आरजेडी के साथ जाते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में एक रोल देखते हैं, तब इनको लगता है कि मेरे पास एजेंडा क्या है, मेरे पास तो गुड गवर्नेंस का, सुशासन का, तो वो तो स्टेट स्पेसिफिक है। एक ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा खोजा जाए जिसका कि थोड़ा नेशनल रिजोनेंस हो। तो उन्होंने यही प्रोहिबिशन पकड़ा। और एक वुमेन कंस्टिट्यूएंसी तो उनकी कंसोलिडेट उनको लगा होते हुए दिखी, प्लस
आप देखिए कि वार्धा से लोग आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र जा रहे हैं, इनको लखनऊ में इनका स्वागत हो रहा है, कुछ लोग बुलाए गए, कुछ लोगों को लाया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया कि इसका एक जबरदस्त अपील चारों तरफ चहुओर हो रहा है। तो ये यहां तक तो ठीक था। हाँ। तो आप देखिए 2016 में के अप्रैल के फर्स्ट वीक में इन्होंने पार्शियल प्रोहिबिशन किया था, सिर्फ ये बंद थे, देसी लीकर बंद थे। लेकिन जब जीविका, हम लोग विधानसभा में थे उस दिन, जब जीविका समूह ने आके कहा कि अरे सर एकदम पूरा प्रदर्शन कर दिया ये वो, तो मुस्कुरा के कहा रे आप लोग दो दिन तो रुकिए और कुछ नया न्यूज सुनाएंगे। वही 2-4 दिन के बाद 6 तारीख को, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, 6 अप्रैल 2016 को टोटल बैन शुरू हो जाता है। यहां तक भी ठीक है। लेकिन अब आइए जो मणिकांत सर जिसमें इलाबोरेट कर रहे थे, इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात, इसको इन्फोर्स के क्या करेंगे। आपके पास 1,30,000 की फोर्स है। एक प्रपोजल दिया गया एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे कि सर इसमें पुलिस को इसको बाहर रखा जाए, कि पुलिस को और एक अपना एक डिवोटेड टीम बनाइए, एक्साइज डिपार्टमेंट इसके देखेगी, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे असिस्ट करेंगे। लेकिन नहीं, ये नहीं हुआ और ये लागू कर दिया गया। कोई, मैंने कह रहा हूं कि शराब अच्छी, कोई दुनिया के सब लोग जानते हैं शराब बुरी चीज है, लेकिन शराब कोई किसी वेस्टर्न सोसाइटी में बैन नहीं है। आदमी का इंडिविजुअल चॉइस है, लोग pीते हैं, जिसको नहीं पीना है नहीं पिएंगे, जिसको पीना है वो पीने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब आजकल के देवघर में, बिहार से सटे देवघर में शादियों की संख्या क्यों बढ़ गई, या इस तरह से एडजॉइनिंग जो भी जगह है। हाँ, देवघर में शादियों की बात तो बड़ी बड़ी इविडेंट है, बहुत सारी शादियां वहां होने लगी क्योंकि उधर शराब वाली व्यवस्था लोगों के पास है वो सब। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं ना कि मैं उसी खंड में आ रहा हूं कि इंप्लीमेंटेशन, देखिए इन्फोर्समेंट एक अलग चीज है। जब इसको इन्फोर्स करेंगे, आपकी पुलिस फोर्स लगती, पुलिस फोर्स के पास कोई वेयर विदल नहीं है, ना ही विल है, दोनों बात में जोड़ रहा हूं। और प्लस वो कमजोर पड़ जाते हैं। आज के डेट में फर्स्ट टाइम ऑफेंस हो गया कि आप ड्रिंक करते हैं 2,000 से 5,000 दे के छूट जाएंगे। पहले तो 50,000 दे के छूटना पड़ता था इनको, नहीं तो केस हो जाता था। अब जेल में कोई भी गया तो जाने का बेल का प्रोसेस बहुत स्लो है। 57 बिहार में जेल हैं, लगभग मुश्किल 60-65 हजार की हमारी कैपेसिटी है। तो पता चला कि 35-35 हजार तो शराब वाले हैं, तो ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल हो गया। तभी नो फॉर्मर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि लैक ऑफ फोरसाइट, एडमिनिस्ट्रेटिव फोरसाइट है इस लॉ को लाने में। तो हमारे जेल क्रैम्प्ड हो गए। तो मैंने ये शराब की आपको लागू कैसे करेंगे, ये हमारे पास वेदर विदल नहीं है। पुलिस में ऑफकोर्स करप्शन का जन्म हुआ। और आज देखिए जो लीकर पॉलिसी, पहले भी ये गांव-गांव था, अब भी गांव-गांव है। मैं गया, सारण गया था, कल लौट के आया हूं मसरक से। मसरक में एक ही जगह, मसरक में 28 डेथ कल तक हुए थे, आज बढ़ गए होंगे ऑफिशियली तो टोटल सब मसरक और इसुआपुर 2 इलाके यहाँ पे सबसे अधिक अफेक्टेड है। मसरक, इसुआपुर और अमनौर। तो वहां के लोकल छोटे छोटे बच्चों ने, मतलब 15-16 साल के लड़कों ने मुझे बताया कि अंकल इस जगह मिलता है, इस जगह मिलता है। एकदम एक लोकेट किया। जब एक कॉमन आदमी को, एक बच्चे को इतना नॉलेज है कि यहां मिल रहा है, तो मैं मान नहीं सकता हूं कि पुलिस को ये नहीं पता है। आपके जो टैंकर के जाया या फिर खाने के स्पिरिट का इस्तेमाल हुआ, जो भी था, ये चीजें हो रही थी। और हमेशा अफेक्टेड पार्टी जो होता है, 30 रुपए का 50 रुपए का पाउच मिलता है, बाइक से डिलीवर कर देता है, या फिर 3-4 जगह वो जगह बना हुआ है जहां के छुप करके, जिसको हम लोग लोकल भाषा में कलाली कहते हैं। आप क्या कलाली कहते हैं? यूपी में तो हालांकि शराबबंदी नहीं है, लेकिन यूपी के जो जहां पे क्रूड शराबें इस तरह की बिकती हैं, उनको कबूतर कहते हैं, तो वो बेचता है बंदा। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि यहां में आप देखिए फिगर का देखेंगे, ऑफकोर्स जो मतलब अब 3.5 लाख से ऊपर केस हो गए हैं, 4.5-5 लाख के करीब अरेस्ट हैं। अब चूंकि काफी शिकायत हुई तो नॉर्म्स को रिलैक्स किया था, उन्होंने ट्रेडर और स्मगलर और जो चेन में डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस पर उन्होंने फोकस किया है, पीने वालों पर फोकस कम किया है। तो अब थोड़े से उनके बढ़े हैं पकड़, ऐसा नहीं वो लोगों ने पकड़े गए। मेरे पास फिगर है, लास्ट 1 ईयर में 62 लोगों को पकड़ा गया है, उसमें सबसे ज्यादा 25 झारखंड से पकड़े गए हैं, ट्रेडर्स को पकड़ के। तो कितने तरह के इनोवेटिव रास्ते, कैसे वो डिटूर करते हैं, कैसे वो दूध के ड्रम में, टैंकर में लाते हैं, उसको कैसे नाव से लाते हैं। जितना आप इनोवेटिव तरीका आप सोच सकते हैं शराब ढोने का, गाड़ी के अंदर में इस तरह से बॉक्स का चैम्बर बनाया जाता है जिसमें कि आप उसको डाल के ला सकते हैं। पुलिस को डिकोड करती है, इनके कोड होते हैं कि पाउच का, देसी का ये कोड होगा, पुलिस आ जाएगी तो ये वर्ड बोलेंगे। ये सारी चीजें हो रही है। मिला जुला के मैं अब इतने सालों से बिहार कवर कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। नीतीश जी का तो पूरा राज मैंने कवर किया है। मैंने देखा कि ये कंप्लीटली शुरू से ही एज एन आइडिया पूरा नहीं था, लेकिन ये लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं।
कहीं किसी सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी में भी नहीं हो पाया। जहां जहां प्रयास किया, या तो अब जहां है तो वहां होम डिलीवरी मॉडल है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, लेकिन आई एम ऑपरेट कि मैं सेफली कह सकता हूं कि आसानी से मिलती है, गुजरात में आसानी से मिलती है, बिहार में आसानी से मिलती है। कोई स्टेट, नॉट जस्ट की बॉर्डरिंग जगह, पटना में आपको एकदम आराम से मिलेगा। कितने जो पीने वाले हैं वो पी रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो मैं कहां शराब मिल क्यों नहीं, कहां नहीं रही है? तो आपने रूल्स बनाए, फिर नॉर्म्स को रिलैक्स किया कि कम्युनिटी फाइन है, तो एक तबका जो है महादलित तबका भड़क गया, तो फिर उसको नॉर्म्स को रिलैक्स किया, जो लॉ को ब्लंट किया। सब कुछ करने की गुस्सा इसीलिए आता है कि उनको टफ क्वेश्चन सुनने की आदत नहीं है। अब बीजेपी एक एज एन अपोजिशन लीथल है, आरजेडी एक वीक अपोजिशन थी। ठीक है, आप कह सकते हैं बीजेपी सरकार में थी, आपके में हुआ, ठीक है, लेकिन एज एन अपोजिशन उसमें भी उन्होंने टफ क्वेश्चन पूछे थे। अभी पूछ रहे हैं, उसमें खुल के नहीं पूछ पा रहे थे। संजय जायसवाल, इनको चिढ़ क्यों थी? इसीलिए चिढ़ थी कि वो फेसबुक पर डाल देते थे टफ क्वेश्चन। उनका आप देखिए, संजय जायसवाल ऑन प्रोविजन, आपको मिल जाएगा, पूरा एंट्री मिल जाएगा आपको गूगल में। अच्छा, तो ये सारे हैं। आप जैसे यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, जैसे आपने बिहार और गुजरात दो राज्यों का नाम लिया। गुजरात में तो ये सीन है कि गुजरात में अगर आप किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और वहाँ का आधार कार्ड, या अगर आप फ्लाइट वाइट से आए हैं तो अपना बोर्डिंग पास वगैरह दिखाते हैं, तो आप लीगली खरीद सकते हैं। वो तो मतलब वहाँ के उसमें है। और गुजरात में दरअसल कई साथी ये भी बताते हैं, जब मैं भी गया था तो हुआ था, तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं जिनको शराब पीनी है लेकिन उनके पास बाहर का अपना आईडी कार्ड नहीं है, बोर्डिंग पास नहीं है, तो वो होटलों के बाहर कई सारे लोग उनके परिचित टहलते रहते हैं। तो वो आपसे आके मिलेंगे और आपसे ये दरखास्त करेंगे कि आप उनको अपना बोर्डिंग पास दे दीजिए, और वो बोर्डिंग पास आपके लेंगे और उस पर जाकर 2 बोतल शराब मिलती है शायद, एक बोर्डिंग पास पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो वो ये लेंगे। तो वहां पर भी मतलब लीगलाइज है, लेकिन उसका एक बैक चैनल चल रहा है उसको लेकर। मैं खुद बनारस का रहने वाला हूं, तो बगल में चंदौली है, नौगढ़ बिहार बॉर्डर लग जाता है। तो अब वहां पे मैंने जो जैसे इनोवेटिव वेज की बात कर रहे थे, तो वहां पे चंदौली उधर से क्रॉस करके आते हैं, आपका चंदौली से शराब खरीद के वापस जाते हैं बिहार में। तो मैंने कुछ लोगों को देखा, उनसे पूछा भी, वो बाइक पे लेके जा रहे थे, तो पाउच जो होती है देसी शराब की, वो पाउच जो है गाड़ी की टंकी के अंदर डालते थे, और पाइप में से एक छोटी से शीशी बराबर पाइप में से पेट्रोल डाल के उससे चला के ले जाते थे। बोलते थे कि इतने में बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा बस मेरा, और उसको छुपा के कहीं से अंदर से फिट विट करते थे, बाकी टंकी में पाउच। ये तो इनोवेशन चल ही रहा है इस सब में। लेकिन इन सब के बीच में जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात बताई, बिहार में नीतीश का एडमिनिस्ट्रेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क ही शायद सही नहीं है, जो काफ़ी गड़बड़ लग रहा है। इसमें अब सवाल आ रहा है कि नीतीश कुमार का भविष्य कितना सही दिख रहा है, कितना प्रबल दिख रहा है। क्योंकि एक तरफ जब नीतीश कुमार इतने आक्रामक होके, इतने गुस्से के साथ, और वो मीडिया गिमिक्स है या उनकी सच की झुंझलाहट है, वो जाने, लेकिन जब ये सब इस तरह के बर्ताव कर रहे हैं, तो इस समय नीतीश कुमार के बारे में दो चार बातें हो रही हैं। उनकी पार्टी जदयू, अभी कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जो हुआ वो सबने देखा, तो उनकी पार्टी की स्थिति सही नहीं है। बतौर ब्रांड नीतीश कुमार की स्थिति सही नहीं लग रही है, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं आगे सब काम तेजस्वी संभालेंगे, और सवाल पूछने पे कहते हैं कि ललन सिंह से पूछ लीजिए। तो आगे वाला जो हिसाब किताब है, आगे के लिए जो अगर देखने की बात हो, तो क्या चूक रहे हैं नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार एक मतलब चले हुए कारतूस हो चुके हैं, जिसका खोखा बचा हुआ है, अब वो आगे कहीं नहीं दिख रहा है? क्या लग रहा है आपको? मैं वैसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं करूंगा कि अब देखिए इनको अचीव करने के लिए क्या है। आप 17 वर्ष रह चुके हैं ऑलमोस्ट, तब तक 20 वर्ष हो जाएगा, 25। इन्होंने एक स्टेटमेंट से कितना काम किया है। एक स्टेटमेंट से इन्होंने 25 तक अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। आरजेडी के आने वाले जितने टफ क्वेश्चंस हैं उसको इन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया है कि भैया मत पूछो। हमने कुढ़नी में कैंपेन किया था, क्यों हार गए? 3 बायपोल में 2 हार गए, क्यों हार गए? तो जितने टफ क्वेश्चन है, डोंट आस्क मी टफ क्वेश्चन, से तेजस्वी वुड बी द लीडर, क्योंकि यही उठ ही रहे हैं उनके ऊपर।
यही और आरजेडी की तरफ से एक डिस्कम्फर्ट था। तेजस्वी देखिए ऑलमोस्ट 2020 में अराइव कर चुके थे। 12 सीट का सिर्फ अंतर था और अभी आज के डेट में एक पूरी तरह से एक्सेप्टेड लीडर है, यूनानिमस लीडर है पार्टी के, ग्रैंड अलायंस के भी नेता थे जब तक नीतीश कुमार नहीं आए थे। तो ही हैज बीन वेटिंग इन द विंग्स फॉर ए व्हाइल। तो वो सब कुछ था और थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करते तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन अब क्या आरजेडी में आरजेडी इसी बात से संतुष्ट हो, लेकिन आरजेडी में ये डिस्कम्फर्ट है कि नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द 24 रिजल्ट्स मैं सौंप दूंगा तेजस्वी को, तेजस्वी एज चीफ मिनिस्टर लीड करेंगे 2025 में। कैच तो यहां है ना। ये सिक्का तब इस्तेमाल होगा जब मान लीजिए आज तो कल तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि मर्जर नहीं होगा। इफ द पार्टी मर्जेस, दो पार्टी मर्ज करती है, उस केस में नीतीश कुमार हो सकता है बार्गेन करें कि हम नेशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे तो हम नेशनल प्रेसिडेंट बना दो, लालू जी का स्वास्थ्य नहीं है, तुम बन जाओ मुख्यमंत्री बार्गेन में। तो इनके दिमाग में बहुत सारे सब टेक्स्ट में बातें चल रही होगी और पॉलिटिक्स में लोग तुरंत गिव अप नहीं करता है कि भाई लास्ट डे तक वो पॉलिटिक्स करना चाहता है, तो वो इतनी आसान से रिलिंक्विश नहीं। वो जान रहे इस बात को 25 में मैं फिगर नहीं हूं। तो ऑब्वियस को उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शांत रहो तुमको मिलेगा। ये एक तरह से एक प्लेसिबो है उन्होंने दिया है। तो उन्होंने सुरक्षित किया है और चूक गए हैं इस सेंस में मैं नहीं कहूंगा कि चूक गए हैं। हाँ, उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन को रिविजिट करना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। उन्होंने सुनना छोड़ दिया है थोड़ा सा। उनको जो बहुत सारे वॉइसेस होते हैं ना वो सुनना चाहिए। वो चाहे सीनियर जर्नलिस्ट के हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट के हो, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के हो, आईपीएस ऑफिसर्स, कोई राय नहीं देता है उनको। नहीं, अगर कोई राय देने जाए तो क्या होता है, मतलब बातचीत होती है? वो सुनते नहीं है। उनको यसमैन चाहिए। यसमैन वाली जो पॉलिटिक्स होती है तो वहीं से ये सुना करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं सुना करते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि उम्र का भी असर होगा, फटीग आ गया होगा। उनको अपने आप में चीफ मिनिस्टर प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत नेशनल एम्बिशन भी नर्स कर रहे होंगे। ये स्टेटमेंट को मैं पैकेज के रूप में देखता हूं। हाँ, क्योंकि अब जैसे आप पैकेज के रूप में देख रहे हैं और गठबंधन में अब जो उनके आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेके नीतीश को ही कहा कि जहरीली शराब को लेकर शराबबंदी कागजों में ही है, हकीकत कुछ और है। मतलब अब आसपास के लोग भी सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन अगर जिस आप यस सर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अभी इसके बाद मैं मणिकांत जी के पास जाऊंगा, यस सर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी के साथ जो है, क्या तेजस्वी के साथ ये कितना लागू होता है या कितना नहीं लागू होता है? तेजस्वी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ लीडर, चुनाव जिताऊ लीडर ही नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, क्योंकि अब सरकार का हिस्सा है भाई, आप कितना सफल हैं और कैसे हैं? अच्छा देखिए, तेजस्वी अभी देखिए वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार हैं, 3-4 मिनिस्ट्री को संभाला है। मैं देखिए एज ए लीडर मैं दूसरी तरह से देख रहा हूं कि ये 25 में क्या होगा। इस स्टेटमेंट से एक तरह से उन्होंने ग्रैंड अलायंस को डैमेज भी किया है। इस तरह से डैमेज किया है कि अब जो है ना, जो नीतीश कुमार अगर सैडल में नहीं है तो उनकी कंस्टिट्यूएंसी इंटैक्ट नहीं रहेगी। एज ए पॉलिटिक्स का स्टूडेंट के रूप में मैं सोचता हूं कि उनकी जो भी कंस्टिट्यूएंसी, चाहे महादलित की क्रिएट की, ईबीसी की या फिर उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी लव कुश कोयरी कुर्मी की है, वो कंस्टिट्यूएंसी उनकी डिसमेंटल होगी। वो फिर नए सिरे से फॉर्मेशंस बनेंगे। तो जो बीजेपी का अब तेजस्वी के आने से ये तो बीजेपी को सूट करता है, वो तो एमवाई वर्सेस रेस्ट करेगा। ये एमवाई प्लस बोल रहे हैं, A to Z बोल रहे हैं, बीजेपी कहेगा एमवाई वर्सेस रेस्ट। नीतीश कुमार तो सैडल में है नहीं, तो लॉन्ग टर्म में इनको डैमेज करेगा। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए मिनिस्टर रहे, अच्छा काम किया है, आरसीडी में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, शिकायतें उसमें नहीं आई है। लेकिन एज ए मिनिस्टर काम करना और एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल फेस, तो मैं देख रहा हूं 2025 के बैटल को कंप्लीटली बाइपोलर देख रहा हूं। जो बीजेपी को लगता था कि 10% के वोट के डेफिसिट से स्टार्ट कर रही है, चिराग पासवान आ जाते हैं, मल्ला आ जाता है, नीतीश जी का वोट डिस्मेंटल होता है, तो गेम इज ऑन। गेम इज ऑन। अब जिस कास्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं आप, वो भी बड़ा रोचक है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स होती है। ये बात अब ऐसी है कि इसको बार बार नहीं बोला जाना चाहिए। चीज़ें जाति के आधार पर निर्धारित होती हैं और बिहार में नीतीश कुमार के
मुख्यमंत्री वाले सीन से थोड़ा सा किनारे हटने के बाद 2025 में, जिस पे कहा जा रहा है कि आगे तेजस्वी सब संभालेंगे, तो क्या यादव और मुसलमान MY जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली, और उस राजनीति से बहुत कुछ सधेगा, और कितना सधेगा तो ये भी देखेंगे। अब लेकिन नीतीश कुमार जिस समय जिस क्राइसिस का शिकार हैं, उस समय उनकी पार्टी के पुराने नेता भी उस क्राइसिस का शिकार रहे हैं। मतलब यही नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि आपने ज़रूरत पड़ने पर जीतन राम मांझी को, प्रशांत किशोर को, RCP सिंह को अपने पार्टी से चलता किया। क्या अब उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है? अब मणिकांत जी, इसमें अब ये जो सिनेरियो बन रहा है नया बिहार की पॉलिटिक्स को लेके, इसमें सुशील मोदी और बीजेपी की जो स्थानीय बड़े नेता हैं, जिनका गठबंधन टूटने के बाद जिनकी काबिलियत और जिनके विजिलेंस पे काफ़ी सवाल उठाए गए स्थानीय स्तर पे, उनका क्या भविष्य होगा? क्या उनका भविष्य जिलेगा कि बीजेपी में भी एक बड़ा कार्डर शिफ्ट आएगा वहां पे? सबसे बड़ी समस्या है जो बीजेपी के सामने में आज नहीं बल्कि वर्षों से है बिहार में, वो ये है कि कोई ऐसा नेता उभर के सामने नहीं आ पा रहा है या बीजेपी द्वारा नहीं लाया जा सका जो एक चेहरा बन जाए तुरंत, उसको लोग एक्सेप्ट कर ले। बल्कि बीजेपी में ही जो लोग हैं, जो उनके समर्थक वर्ग हैं, वो भी उनको स्वीकार कर ले और उनको आगे करके और एक मजबूती के साथ संगठन को भी मजबूत करते हुए और सत्ता की तरफ जो अपना एक होता है रुझान प्रयास, उसको शुरू कर सके मजबूती के साथ। ये हुआ ही नहीं, और ये जब अभी तक नहीं हो पा रहा है, अभी भी लगता है कि कुछ बयान लेके सुशील कुमार मोदी आते हैं। निश्चित रूप से सुशील कुमार मोदी का जो तजुर्बा है या उनका जो अनुभव रहा है, या जिस तरह से नीतीश जी के साथ उन्होंने सरकार चलाई है उप मुख्यमंत्री के रूप में, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में उनके जैसा कोई नेता नहीं है जो आंकड़ों के साथ और बुनियादी चीजों को पकड़ते हुए अटैक करे सत्ताधारी दल पर। तो ये ऐसा नहीं दिख पा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से नीतीश कुमार को इतनी तरजीह दी, ऐसी जगह दी कि वो तो आगे बढ़ते चले गए, उनकी कुर्सी तो हमेशा सुरक्षित रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित होगी, ये इसकी संभावना भी वो धीरे धीरे खत्म करते चले। और वो प्रयास जरूर हुआ, एक समय में ऐसा देखा गया, यहाँ चर्चा होती थी हम लोगों के बीच में भी कि केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो नित्यानंद राय जी को आगे लाकर उनको खड़ा करना चाहती है बीजेपी, सुशील कुमार मोदी को एक तरह से दरकिनार करके। लेकिन वो चल नहीं पाए, मतलब वो आ ही नहीं पाया उनमें कभी वो सामर्थ्य जिसके बूते भारतीय जनता पार्टी एकजुट होके बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करे। तो एक वो भी हो गया, उसमें भी कमजोरी दिखने लगी और वो फिर काम नहीं आ सका। बल्कि उस समय में नीतीश जी से बीजेपी की खटपट भी ज्यादा शुरू हो गई, इसलिए कि भूपेंद्र यादव जी को जो प्रभार दिया गया था बिहार में चलाने का, पार्टी को मजबूत करने का, तो वो भी बहुत सफल नहीं माना गया। हाँ, ये है क्या कि कुछ सीटें बढ़ती चली गई, लेकिन वो सीटें जो बढ़ी, उन सीटों से सत्ता प्राप्ति की ताकत नहीं मिल पाई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार में अभी भारतीय जनता पार्टी को एक चेहरा लाना बाकी है, जो वो जिस चेहरे के बूते वो आगामी चुनावों में ये कह सके, दावा कर सके कि हाँ, बिहार की सत्ता उनके हाथ भी आ सकती है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात आपने जो जिक्र किया, संतोष बता रहे थे, कह रहे थे, हमने देखा इतने वर्षों से, हम बल्कि 1978 से हम बिहार की राजनीति में और विधानसभा जाते हुए हमने जो यहाँ का देखा, सत्ता राजनीति को जिस तरह से देखा है, उसमें कभी नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह
आपा खो दे और उनकी भाषा तुम ताम वाली इस तरह से सामने आ जाए जो लोगों को अच्छा नहीं लगे। उनके दल के भी कई सारे लोग होंगे या उनके संगठन के, महागठबंधन के भी, जिनको ये ताज्जुब हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा। तो एक तो ये जो बदलाव आया है नीतीश कुमार में, ये उनकी राजनीतिक जमीन को भी ये बदलाव कमजोर कर रहा है। दूसरा ये कि पिछले चुनाव से ही, विधानसभा के चुनाव से ही ये दिखने लगा था कि किस तरह से उनको, उनके लिए एक अस्वीकार, माने उनको एक तरह से उनसे नाराजगी या उनकी सभाओं में दिखती थी। और इसी का फायदा उस समय में उठाया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने जो रणनीति अपनाई वो उसके लिए उन्होंने बुनियादी तौर पर नीतीश कुमार के काम को, उनकी सरकार के कार्यकलापों को ही आधार बनाया। अब जाके अब देखिए कि वो उन्हीं के साथ हो गए हैं जिनसे विरोध, जिनका विरोध करके राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव ने अपनी ताकत बढ़ाई। अब वो है क्या, वो दोनों साथ हैं। और इधर नीतीश कुमार के साथ भी वही बात है कि वो बार बार जिक्र करते थे कि पहले क्या होता था बिहार, पहले लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, लोग घरों से नहीं निकलते थे। ये किसका उदाहरण देते थे? वो 15-16 वर्षों का जो लालू राबड़ी शासन था उसी का हवाला देते थे और ये कहते, और उसी विरोध के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। तो लेकिन अब क्या हो गया है कि दोनों स्थितियां जो है वो परस्पर विरोधी एकता पर टिकी हुई। तो ये जो परस्पर विरोधी एकता है, वैसे जब सवाल सदन में भी उभर आते हैं, वैसे जब सवाल कहीं भी पूछे जाते हैं, तो उस समय में एक नीतीश कुमार का जो कमजोर होता हुआ मन है, या जो कहिए राजनीति से उखड़ती हुई उनकी जो स्थिति है, वो उसमें वो क्रोध में आ जाते हैं। और क्रोध में ऐसा वैसा नहीं, जो कि ताजुब होता है कि नीतीश कुमार एक जमाने में माने जाते थे कि वो संयमित हैं, होके ही बात करते हैं, नपे तुले शब्दों में बात करते हैं। लेकिन अब उनके तो शब्द भी बिखर जाते हैं। अब उनका भाषण सुनिए, सदन में सुनिए या बाहर भी, वो टूटे टूटे वाक्यों से अपनी बातें कहते हैं। तो इसका ये है अस्थिर मन का ये प्रमाण मिलता है। हाँ, मतलब ये बात सही। अगर आप लोगों की बातों से मैं इन्फर करूं कि नीतीश कुमार जहां पे अगला नेता तलाश कर रहे हैं बिहार को चलाने के लिए, वहीं बीजेपी को भी एक नया नेता तलाश करना पड़ेगा। और इसी सब के बीच में हम बिहार का चैप्टर बंद करके हम अगले सत्र की ओर बढ़े। इस पे एक और कांड है जिसकी मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, कटिहार कांड। 2 दिसंबर 2022 को कटिहार में दियारा की घटना है। वहां पे 4-5 लोगों की घटना हुई, 4-5 लोगों की मौत हुई, जिसके बारे में जो जानकारी अब तक सामने आई है वो ये थी कि वो 4-5 यादव समुदाय से थे, यादव जाति के थे, और मवेशी चराने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उनको अबडक्ट किया गया, उसके बाद उनको मार के फेंक दिया गया। इसके बाद में जब इस बारे में लल्लन टॉप की टीम ने रिपोर्ट करने की कोशिश की, तो लोग कह रहे हैं कि इसको सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसको भी लेके राज्य सरकार को काफी घेरा गया और यहां पर भी जाति की बात आई, क्योंकि दूसरी तरफ जिसका नाम लिया जा रहा है बतौर आरोपी, मोहना ठाकुर नाम का व्यक्ति है। संतोष जी, ये घटना जो अब उतनी चर्चा में तो नहीं है, लेकिन अभी से 2 दिन पहले जब हम ये शूट कर रहे हैं, इसके पहले ये घटना भी बिहार सरकार की वर्किंग को काफी चुनौती दे रही थी, पूछ रही थी कि घटना क्या हो रही थी। क्योंकि बिहार सरकार के और पार्टियों से जुड़े हुए कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, मत चिंता करिए न्याय होगा, मत चिंता करिए न्याय होगा। इस तरह के पैसिफाइंग स्टेटमेंट सामने आ रहे थे। संतोष जी, अभी क्या स्थिति है और घटना क्या है? सर, कि मैं वहां जा तो नहीं पाया था, लेकिन मैंने जो लोकली जो गैदर किया है वो ये था कि ये गैंग वॉर था। अब गैंग वॉर में उसको थोड़ा सा गैंग वॉर को कास्ट कलर दिया गया, और ये घटना कोई एक दिन में नहीं हुई है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगातार एक ग्रुप का हुआ, फिर दूसरे ग्रुप का हुआ। ये चीजें कटिहार में ये डोमिनेंस की बात चल रही थी दोनों ग्रुप के बीच में। अब उस चीज को सर्टन नाम लेना सही नहीं होगा, सर्टन लीडर्स ने उसको पोस्ट करके, उसको पैकेज करके इस पर ट्विटर पर डाला, उसको ट्विटर पर ट्रेंडिंग हुई। शुरू में तो हम लोगों ने भी नोटिस नहीं किया था, तो ट्विटर की ट्रेंडिंग के बाद हम लोग नोटिस किया कि एक्चुअली हुआ क्या है।
फिर मैंने पता लगाने की इसकी कोशिश की तो यही पता चला कि है तो ये गैंगवार ही, लेकिन उसको कास्ट कलर दिए इसलिए दिया गया है कि क्योंकि अब प्रोमिनेंट पार्टी आरजेडी है जिसमें कि एमवाई जिसकी कंस्टिट्यूएंसी है, एक यादव वर्ग है और एक कंस्टिट्यूएंसी भूमियार की कंस्टिट्यूएंसी है, वो कि उस कंस्टिट्यूएंसी को थोड़ा सा अप फॉर ग्रैब्स होता है, थोड़ा आरजेडी भी लेना चाहती है और बीजेपी ऑब्वियसली उसको अपनी कंस्टिट्यूएंसी मानती है। तो इस एंगल से इस चीज को प्रेजेंट किया गया। जी हाँ, कौन है लेकिन मोहना ठाकुर जिसकी बात हो रही है और जिसके बारे में बार बार इस तरह के भी कानाफूसी हो रही है कि भाई बड़े लोगों का हाथ है, तो कौन है ये व्यक्ति सर? किसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, उनके बारे में मुझे बेहतर वो ज्यादा जानकारी नहीं है और नहीं पॉलिटिकल पैट्रोनेज की बात है। ये कहना बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगा ना कि आप जब तक मैं उसको पूरी तरह से तफ्तीश नहीं कर लूं तो मैं नहीं दूंगा। मैं इतना ही मैंने जाना कि ये गैंगवॉर था जिसको कि कास्ट कलर देने की कोशिश हो रही है। अब वो भी था, गलत था, वो एक पॉलिटिकल रीजन से ये जब एक्चुअल घटना जब होती है उसके कई दिन के बाद जब ट्विटर पर ट्रेंड करता है, अदरवाइज जैसे ये घटना घट गई सारण वाली जिसको हमने तुरंत रिपोर्ट किया एज ए रिपोर्टर, तो ये घटना ऐसी थी जो कि हमको ट्विटर से पता चलता है कि ऐसा चीज हो रहा था। ये ओवर द पीरियड चल रहा था, चल के एक जब संख्या बढ़ गई, तीन हुए, फिर दूसरी तरफ से मारे गए, तब उसको भूमियार वर्सेस यादव का कलर दिया गया। मणिकांत जी, क्या कास्ट वाला एंगल बाद में ऐड होता है जैसा संतोष जी कह रहे हैं, और वो एक प्राइमरीली एक गैंग वॉर ही था, और अगर था भी गैंग वॉर तो क्या है आपकी फाइंडिंग, यार आप ग्राउंड पे कितने क्या लोगों से जो बात हुई हो आपकी, इस बारे में आपकी क्या फाइंडिंग्स रही हैं? देखिए, संतोष ठीक ही कह रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि गैंग वॉर है, और इस तरह की कोई ऐसी घटना नहीं है जो ये पहली बार इस रूप में सामने आई। हाँ, क्योंकि बिहार में, हाँ, क्योंकि सॉरी मैं इंटरप्ट कर दूं, लेकिन जो व्यक्ति जिस पक्ष के लोग मारे गए हैं, अरविंद यादव के पक्ष के लोग, उस पर भी केस थे और आर्म्स और हथियारों की तस्करी के आरोप लगते थे उस पे। जी बताएं। इसलिए कह रहे हैं तो ये इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं, जो आपराधिक गिरोह हैं, वो पूरे तौर पे बिहार में सक्रिय हैं। देखिए, बिहार की जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये आप हर तरह से देखिए। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है, किस तरह के माफिया गिरोहों की चर्चा होती है, तो एक है बालू माफिया गिरोह और दूसरा है शराब माफिया गिरोह। ये दोनों बहुत ही सक्रिय हैं और इन दोनों ने जो हालात बनाए हैं बिहार के, ये सचमुच में दयनीय स्थिति हो गई। बालू माफिया से मुझे कोइलवर पुल का जाम याद आ जाता है हमेशा, जो हमेशा कभी खत्म नहीं होता है। कोइलवर का पुल जितने लोग अगर ना जानते हो तो वो पुल है, और उस पुल पे अगर आप जाएं तो उस पुल पे ट्रक लदे बालू खड़े रहते हैं। उसमें कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है नहीं पता, लेकिन उस पुल पे हमेशा 12 महीने जाम लगा रहता है। बाढ़ के महीने में वो जाम थोड़ा सा कम दिखता है कभी आपको। जी मणिकांत, देखिए, अब इसका परिणाम ऐसा हुआ है कि बालू इतना महंगा हो गया, जो निर्माण से जुड़ी हुई जो सामग्रियां हैं वो बहुत महंगी हो गई, और इसमें कमाई जो है माफिया लोगों की बहुत ज्यादा हो गई। और इसमें निश्चित रूप से ये दोनों मामलों में, शराब के मामलों में भी और बालू के मामलों में भी, अगर कहीं से कोई इसके लिए जवाबदेह है तो वो बिहार की सरकार है। और बिहार की सरकार ने चूंकि उनको काबू में नहीं किया, उन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका, यहाँ की पुलिस कारगर नहीं हो पाई, तो वो बढ़ते चले गए। तो और ये सारी जो बातें हैं ये दिखाती हैं कि किस तरह से बिहार में गवर्नेंस जो है वो सबसे कैजुअलिटी हुई है उसकी। गवर्नेंस, ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के शासन को कि सुशासन रहा है, लेकिन ये गुड गवर्नेंस तो कहीं अब दिखता नहीं है, और अभी राजनीति हावी है और गवर्नेंस बहुत पीछे चला गया है। वो कहाँ रहा है? आप बताइए। आपको उदाहरण दे, कल ही की बात है, कल की बात नहीं, हाल में एक बात सामने आई सदन के जरिए, वो ये कि एक सवाल पूछा गया जिस विभाग के मंत्री हैं तेजस्वी यादव, ये जो है नगर विकास विभाग के, तो नगर विकास विभाग के एक मंत्री के लिए जो सवाल पूछा था एक बीजेपी के सदस्य ने, तो उसमें पूछा गया था दरभंगा की सड़कों की बदहाली के बारे में, लेकिन वो जवाब जो लिखित आया, वो जवाब सामने आया वो था पूर्णिया के बारे में।
तब पूर्णिया की सड़कों के बारे में जवाब अधिकारियों ने दे दिया। अब उस विभाग की बात है जिसमें मुख्यमंत्री के सबसे चहेते माने जाने वाले व्यक्ति IAS जो हैं, वो बड़े अधिकारी हैं, वो हैं उस विभाग के सर्वेसर्वा, उसमें वो सचिव हैं। और नगर विकास विभाग की तरफ से ये जवाब आता है, दरभंगा के बारे में पूछा जाता है, सदन में जवाब दे, तो इसकी गंभीर, आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता की कमी है। चल रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूं सिद्धार्थ, हुआ यह है कि अभी जो माहौल है बिहार का, जो सत्ता राजनीति जिस तरह की यहाँ चल रही है, वो माहौल है, इसमें मेरा ख्याल है कि नीतीश कुमार ने अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से तेजस्वी यादव को आगे लाने का, दिखाने का, या उनको सौंप के चले जाने का, ये सब जो बयान दिए हैं, वो साफ साफ यही लगता है कि नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि किसी कारणवश लालू परिवार अधीर हो जाए, ये तो सत्ता जल्दी छोड़ ही नहीं रहे हैं, ये कुर्सी खाली ही नहीं करेंगे तो तेजस्वी को मौका कहां मिलेगा, और फिर अगले विधानसभा 2025 विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति बनेगी नहीं बनेगी। तो ये जो मौका था लालू परिवार के लिए या तेजस्वी के लिए कि वो मुख्यमंत्री हो सकते थे, और जिसका संकेत नीतीश कुमार ने बार बार दिया था, और कहा यह जाता था, राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि यही डील है। तो अब ये डील है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नीतीश कुमार द्वारा बार बार ये कहे जाने का अर्थ ये लिया जा रहा है कि वो किसी तरह से संतुष्ट करके रखना चाहते हैं लालू परिवार को कि अभी इन्हीं के जिम्मे में सारा आएगा राजपाट, अभी आप तो लोग शांत रहें, और ये अपने लिए राष्ट्रीय राजनीति में संभावना तलाशने को निकलना चाहते हैं, और वो संभावना देखना चाहते हैं, वो टटोलना चाहते हैं। और उसमें मुझे लग रहा है कि अगर इनको कामयाबी मिलती हुई दिखेगी, तब तो ये बिहार की राजनीति से पूरी तरह अलग होकर राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। अगर उनको लगेगा कि और कोई क्षत्रप जो है राज्यों में, और जो दल है बाकी, कांग्रेस से लेके बाकी दल, ममता जी या और भी लोग, तो वो सब इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इनका जो एकजुटता करने का जो प्रयास है, उसमें कितना साथ उन लोगों का मिलेगा। अब ये सब एक बार तो इन्होंने शुरुआती दौर में देख लिया कि बहुत ज्यादा रिस्पांस उस तरह का नहीं मिला, ताकि इनको जो लगा था यहाँ जो सत्ता का नया महागठबंधन बना, जिसमें कि अब ये स्थिति इतनी बदल गई है कि लोग इनको हाथों हाथ ले लेंगे राष्ट्रीय राजनीति में, नीतीश कुमार एक मजबूती से जगह बना लेंगे, वो जब पहले दौर में नहीं दिखा, तो अब आगे की संभावना टटोलने के लिए इन्होंने एक तरह से आश्वस्त करना चाहा है तेजस्वी यादव को और लालू परिवार को कि अब इसमें ये आशंका उन लोग उस पक्ष में उभर रही है कि कहीं ये 2025 तक ही अपनी कुर्सी को ये सलामत रखना चाहते हैं, और उधर राष्ट्रीय राजनीति में भी एक अपनी संभावना, क्योंकि नीतीश कुमार पे सवाल लंबे समय से उठते भी रहे हैं। जी नीतीश कुमार को जो करना हो आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए, बिहार की सरकार के लिए, वो करते रहें। नीतीश कुमार जो करना चाहें वो उनकी मर्जी है, ये कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन, उसकी मर्जी हो सकती है। पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, पॉलिटिकल विचारधारा लोगों की जान से बढ़ के नहीं है। जब आपको ये लगता है, जब आपके ये दावे हैं कि राज्य पिछड़ा हुआ है, तो सरकार को ये भी शिनाख्त करनी होगी कि राज्य का पिछड़ापन दूर कैसे करें, राज्य को राजस्व कहाँ से ला कर दें। कोरोना के जब लॉकडाउन खुले तो कई राज्य सरकारों में जहां शराब वैध रूप से बिकती है, वहां शराब की दुकानें इस वजह से खोली गई कि शराब से रेवेन्यू आता है, शराब से सरकारों को कमाई होती है। शराब ख़राब चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए। ये इस वैधानिक चेतावनी के साथ भी अगर आप शराब नहीं बेच रहे हैं तो राज्य को राजस्व कहाँ से ला कर दे रहे हैं, राज्य को नौकरियाँ कहाँ से ला कर दे रहे हैं, और वो जो कानून है जिसका इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना मुस्तैदी से कर रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगियाँ आप बचा पा रहे हैं या नहीं, इस पे सवाल उठाए जाएंगे। और सवाल अगर उठाए जाएं तो उसका तल्खी से, क्रोध में, गुस्से से जवाब न दिया जाए। अपनी जवाबदेही की जिम्मेदारी, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं, ये लोग हैं, ये मीडिया है और ये चुने हुए लोग हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं,
उस संयम और उस पूरी समझदारी के साथ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पक्का रखने का दावा करते हुए भी जवाब दिया जा सकता है, सवालों को झेला जा सकता है। नेता नगरी में वक्त हो चला है अब छोटे से ब्रेक का, हम लोग चलते हैं अपने अगले सत्र की ओर। अब वक्त है जवाबदेही का, आपके सवाल हमारे जवाब। लेकिन जवाबदेही आप लोग करते हैं तो अब तो AMA भी शुरू हो गया है, आस्क मी एनीथिंग, तो उसमें भी आपके सवाल आते ही हैं, तो हम उस पर भी जवाब देते ही हैं। बहरहाल नेता नगरी में रिवाज है तो चलाए रखेंगे, जब होगा देखा जाएगा। तो पहला सवाल है मोहित का कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC पर भी चर्चा कीजिए, क्या सरकार जुडिशरी पर भी नियंत्रण रखना चाहती है? थैंक यू मोहित इस सवाल के लिए। सरकार और जुडिशरी के बीच में जो टसल चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उस पर हम लोगों ने लल्लन टॉप शो में और बाकी तमाम रिपोर्ट्स के माध्यम से भी बातचीत की थी और आगे भी इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। और कई बार इस टसल को देखने में भी, इस टसल को देखने के कई एंगल हो सकते हैं। जजों की फाइल जा रही है और लॉ मिनिस्टर के बयान आ रहे हैं, जजों के बयान आ रहे हैं, तो इसको एक टसल अपेरेंट हो रहा है। तो इस पर हम ज़रूर इस रिपोर्ट और जारी रखेंगे इस पे, और सारे सवाल हमारे आते रहेंगे इस पे। और इस पे हम ये कहें, आपको सुझाव देंगे कि जो पुराने शोज़ हुए हैं हमारे, जो पुराने वीडियोज़ हमारे गए हैं, साथ ही जो हमने रपटें लिखी हैं, टेक्स्ट कॉपीज़ लिखी हैं, वो हमारे लल्लन टॉप के ऐप पर जाएंगे, सर्च करने पे आपको वो कॉपीज़ मिलेंगी, या हमारी लल्लन टॉप की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी वो टेक्स्ट कॉपीज़, अगर आपको वीडियो देखने का वक्त नहीं है, अगर आप पढ़ने में सहज हैं, तो आप वहाँ पे भी उन कॉपीज़ को, उस रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं जो आ चुकी हैं और जो आने वाली हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है महाकाल का। नाम बहुत अच्छा है आपका कि लल्लन टॉप कृपया मेघालय के हिंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट करिए। महाकाल जी, आपका सवाल थोड़ा और पॉइंटेड हो सकता था। जिस चीज़ को लेकर हम लोग स्टोरी आइडिया के संदर्भ में सोचते हैं कि किस सवाल की ओर अगर आप इशारा कर रहे हैं, किस स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कंसर्न्स हैं आपके, तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल यो हम लोग यही तरीका हम लोग स्टोरीज सेलेक्ट करने में भी निकालते हैं, कि स्टोरी आइडियाज़ पे डिस्कशन करने में भी निकालते हैं, कि जब हमारी मीटिंग्स होती है, न्यूज़ मीटिंग, तो हम और चर्न करके उसको और आइडिया को पॉइंटेड और फोकस रखते हैं। उससे लिखने में, समझने में और समझाने में आसानी होती है। हर न्यूज़ रूम का ही यही होता है, दुनिया के हर न्यूज़ रूम में होता है कि आइडियाज़ को और पॉइंटेड किया जाता है। बहरहाल जहाँ पर मेघालय का सवाल है और मेघालय के हिंदुओं का सवाल अगर आप जो पूछना चाह रहे हैं, उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल के दिनों में हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम उत्तर पूर्व की यात्रा करें, नॉर्थ ईस्ट भारत की यात्रा करें, उस हिस्से की यात्रा करें जहाँ पे अभी तवांग में तो टसल भी हुआ है और उसके पहले भी टसल हुआ था। अभी आप नेता नगरी के एक सत्र में सुन रहे थे, पिछले कई महीनों से एक तनाव बिल्डअप हो रहा है वहाँ पे। उस इलाके की और तमाम दूसरे इलाकों की भी हम यात्रा करें, वहाँ से रिपोर्टिंग करें, और इन चीज़ों पर जिनकी तरफ आप इंगित कर रहे हैं, अगर इन चीज़ों पे हमें कंक्रीट और वाजिब खबरें मिलती हैं, सही खबरें मिलती हैं, तो हम उसे भी दिखाएंगे, उसे भी आपके बीच लाएंगे। बहरहाल जब नॉर्थ ईस्ट की बात चली है तो एक किताब का जिक्र ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको हिंदी पढ़ने में सहजता है, आप सभी लोग जिनको भी हिंदी पढ़ने में सहजता है, तो वो एक किताब पढ़ सकते हैं। एक ट्रेवलॉग है, वह भी कोई देश है महाराज नाम से, अनिल यादव, जिनकी कीड़ा जड़ी पर अभी हम लोगों ने एक किताब वाला भी किया था, तो उनकी उस किताब को पढ़ सकते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट की यात्रा का ट्रेवलॉग है और उसकी कहानी है, वहाँ के कई सारे हिस्सों की कहानियाँ हैं उसमें। ऐतिहासिक जो परिदृश्य है उसको भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है। काफ़ी रोचक किताब है, आप सभी भी पढ़ सकते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा और नॉन टूरिस्टी नज़रिए से और थोड़ा सा और पत्रकारों के नज़रिए से, लेखकों के नज़रिए से देखना चाहते हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि प्लीज़ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में विपुल गोयल को बुलाइए। ये बढ़िया सवाल है श्रेयस, और ये बढ़िया सुझाव है। सवाल क्या सुझाव है? गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में विपुल गोयल को बुलाना हम भी चाह रहे हैं, और साथ ही और बहुत सारे लोगों को बुलाना चाह रहे हैं, और हम इसमें लल्लन टॉप के दर्शकों का बहुत सहयोग चाहते हैं। लल्लन टॉप के दर्शक हमें बहुत सारे नाम, हमें बहुत सारे सुझाव देते हैं, उस पर हम कई बार अमल करने की बहुत कोशिश भी करते हैं। कई बार सफल हुए, कई बार असफल हुए हैं।
लोगों की व्यस्तताएं, उनकी टाइमिंग्स मिलना भी थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हम चाहते हैं विपुल गोयल को भी बुलाना और भी लोगों को बुलाना, तो हम पक्का कोशिश करेंगे अपनी ओर से पूरी। लेकिन आप लोग भी अगर चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में बुलाना उचित है, उस प्रोग्राम को आप सब देख रहे हैं, वो सब कुछ आपके सामने है, बुलाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसका पक्ष सुनना चाहिए, उसकी कहानी जाननी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग उससे चर्चा में आए, उससे बहुत सारे लोग अभिसिंचित हों, उसे देखें, उनसे उनका मनोरंजन हो, वो शिक्षित हों, जिस भी एंगल से आप चाहें। तो हम ऐसे लोगों को अपने न्यूज़ रूम में आमंत्रित करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि हम वो बुला सकें अपने न्यूज़ रूम तक और आप तक लेकर आ सकें। थैंक यू श्रेयस। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि आदरणीय सौरभ जी, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के कारण सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या सरकार को ओपीएस के मुद्दे पर विचार नहीं शुरू कर देना चाहिए? अंबुज का सवाल है। अंबुज, थैंक यू सवाल के लिए। हिमाचल प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो उसमें जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि ओपीएस का एक रोल था, वो बड़ा रोल था, उससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन साथ में हिमाचल में बागियों की भी दिक्कत थी। बीजेपी ने अपने बागी नेताओं को नहीं साधा और उससे पार्टी में बगावत हुई, और कांग्रेस का मैनेजमेंट जिस किस्म का था, जिस तरह की तैयारी थी, उन सब का भी एक रोल था इस पूरे तख्ता पलट में, इस पूरी सत्ता के परिवर्तन में। तो वो भी एक मुद्दा है। और हम एक ये कोशिश करेंगे कि हिमाचल की भी एक यात्रा करें चुनाव के बाद, चुनावी वादों की पड़ताल करने कि जिन वादों के साथ राज्य में सरकारें आ रही हैं, जिस वादे के साथ सरकारें चुनी जाती हैं, पार्टियां जो वादे करती हैं आप सभी से, हमसे, उन वादों को कितना सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उन वादों को कितनी तैयारी के साथ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या वहाँ पर भ्रष्टाचार है? क्या वहाँ पर अनदेखी है? क्या वहाँ पर मिसमैनेजमेंट है? क्या वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है या नहीं है? ये चीज़ें, इसकी भी पड़ताल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी बातचीत करेंगे। और साथ ही हम आगे आने वाले समय में ओपीएस और एनपीएस पे भी अलग अलग तरीके से डिस्कशन करते रहेंगे, माफ़ करिएगा, डिस्कशन करते रहेंगे कि जो उस पर टसल हो रहा है, जो केंद्र सरकार बोल रही है कि ओपीएस की ऐसी कोई स्कीम नहीं, अब उनके कंसिडरेशन में नहीं है, वहीं एनपीएस को लेकर जो राज्यों में जो स्थितियां हैं और ओपीएस को लेकर राज्यों में जो स्थितियां हैं, तो हम उस पर लगातार रिपोर्टिंग करते रहेंगे, उस पर लगातार लिखते, बोलते, पढ़ते, सुनाते रहेंगे कि हम मुद्दे छोड़ न दें। अब नेता नगरी में वक्त हो चला है फुर्सत की सलाह का। फुर्सत की सलाह में मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा आज से। आज आपसे। रात बहुत हो गई है, तो थोड़ी सी थकान कभी कभी लगता है कि सिर आ जा रही है। तो हम लोग फुर्सत की सलाह में 2-3 फिल्मों का पहले जिक्र कर लेते हैं और वेब सीरीज़ का जिक्र कर लेते हैं। एक फिल्म है ऑपरेशन फिनाले, ये है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, और इस फिल्म की जो कहानी है, जो इसका अंडरटोन है, वो कुछ ऐसा है कि एक नाजी अफसर जो नाजी कैंप का एक कुख्यात सैनिक है, वो छुप के विदेश में कहीं रह रहा है अपनी आइडेंटिटी बदल के, और ऑपरेशन फिनाले में एक जासूसों की टीम उसे पकड़ने में लगती है। कैसे उसकी पहचान की शिनाख्त होती है, कैसे उसे पकड़ के बहुत दिनों तक नज़रबंद रखा जाता है, फिर कैसे उसे लेकर आया जाता है। और ये सच्ची घटना पे आधारित मूवी है ऑपरेशन फिनाले। तो इसे नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं। ये मैं बहुत पहले भी एक बार देख चुका था, जब हम लोग अर्थात में डिस्कशन करते थे, तो तब भी इसका एक बार शायद मैंने जिक्र किया था, और ये अभी भी एक बार रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि हाल फिलहाल मैंने दोबारा देखी है। अगली जो इसमें सीरीज़ है वो भी नेटफ्लिक्स पे है। आई एम सॉरी, बहुत सारे लोग मुझे कोसते हैं कि आप नेटफ्लिक्स की चीज़ें क्यों बताते हैं, लेकिन क्योंकि वो फ़ोन में भी वही है, क्योंकि कहीं कहीं कोई बोलता है कि नेटफ्लिक्स पे ये अच्छा है, तो मैं फ़ोन पे उसको नेटफ्लिक्स की अपनी एक होता है ना माई लिस्ट करके, तो मैं उसमें फ़ोन पे ऐड कर लेता हूँ। देखना तो नेटफ्लिक्स पे नहीं हो पाता, फ़ोन पे नहीं हो पाता, वो टीवी पे या कभी कभी लैपटॉप पे समय मिला तो ही देख पाता हूँ, तो वरना नेटफ्लिक्स ज़्यादा देख लेता हूँ। तो एक और वहाँ पे सीरीज़ है, अच्छी है, कैट नाम से नई सीरीज़ आई है। रणदीप हुड्डा उसके लीड एक्टर हैं। पंजाब में नशे और नशे को लेकर जो पूरा एक सिस्टम है, उसके बीच में वो बनाई गई है। रणदीप हुड्डा एक अंडर कवर कॉप भी नहीं, लेकिन अंडर कवर कॉप हेल्पर की तरह काम करते हैं एक ड्रग सिंडिकेट में,
और उसके बाद कई सारी चीज़ें खुलती हैं। इंगेजिंग है, अच्छे से बनाई गई है सीरीज़। हाल फिलहाल में इंडिया में कुछ अच्छी सीरीज़ नहीं मिल रही थी मुझे, ये एक अच्छी सीरीज़ आई है, कैट नाम से, नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। एक और सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, द प्लेलिस्ट। स्पॉटिफाई आज कल बहुत सारे लोगों के मोबाइल में है, गाने सुनने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्लेलिस्ट जो है स्पॉटिफाई के बनने की कहानी है। स्पॉटिफाई जब बना तो म्यूजिक इंडस्ट्री पायरेसी से जूझ रही थी कि उनके जो गाने थे, उनके जो प्ले एल्बम थे, वो टॉरेंट पे चले जा रहे थे या उन वेबसाइट्स पे चले जा रहे थे। एक तो वेबसाइट बहुत चलती थी, सॉन्ग्स पीके करके चलती थी ना शायद जी, तो सॉन्ग्स पीके टाइप के कुछ ऐसे कुछ चलता होता था, तो इन वेबसाइट्स पे लीक होती थी चीज़ें टॉरेंट वगैरह से। तो इन लोगों ने क्या किया कि स्पॉटिफाई, ये लड़ाई लड़ रहे थे कोर्ट में, फिर इधर एक बंदा स्पॉटिफाई बना रहा है, उसको दिक्कत हो रही है पैसे की, वो बेचने की कोशिश कर रहा है, उसको एक प्रोडक्ट की तरह सेल करना चाह रहा है, लेकिन उसके हाथ में बहुत कुछ लग नहीं रहा है। तो स्पॉटिफाई के बनने की कहानी है द प्ले लिस्ट, ये भी नेटफ्लिक्स पे है, मज़ेदार है, देखने लायक है। नेटफ्लिक्स पे एक और सीरीज़ है अनऑर्थोडॉक्स, एक जूइश लड़की की कहानी है ये। जूइश लड़की, वो अपने रूट्स से थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, आगे थोड़ा सा समाज देखने के लिए वो अपने घर से भागती है, अपने परिवार से दूर भाग जाती है, लेकिन फिर भी उसकी जूइश रूट्स जो हैं वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। मतलब ये उसके और उसके पूरे द्वंद्व की कहानी है। ठीक ठाक सीरीज़ है, इस पर काफ़ी बहस भी हुई थी, काफ़ी विवाद भी हुए थे, लेकिन ठीक ठाक सीरीज़ है। क्रिएटिवली जो फ्रीडम लिया जा सकता है चीज़ों को बनाने में, वो फ्रीडम इतना लिया जा चुका है इस सीरीज़ में। तो द प्लेलिस्ट और अनऑर्थोडॉक्स, ये दोनों ही आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, दोनों ही आप देख सकते हैं। दोनों ही लिमिटेड सीरीज़ हैं, इसलिए समय रहते देख लें। मौसम है किताबों का, और किताबों में हम बातचीत करेंगे सबसे पहले इस किताब की जिसका नाम है एंड अ बॉटल ऑफ रम, अ हिस्ट्री ऑफ द न्यू वर्ल्ड इन 10 कॉकटेल्स। ये वेन कर्टिस ने लिखी है। ये आज की किताब नहीं है, ये आज से करीब 18 या 19 साल पहले लिखी गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और ये हाल ही फिलहाल मुझे इसका एक दो आर्टिकल में इसका जिक्र मिला, तो ये साल 2006 की किताब है, तो इसका जिक्र मिला तो मैंने इसको मंगा के पढ़ना शुरू किया। कहानी क्या है इस किताब की? वेन कर्टिस ने इसको जो लिखा है, वो उन्होंने घूम घूम के, इसके लेखक ने, जो रम एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, रम की कहानी ट्रेस की। रम कैसे बना, रम से के आसपास सभ्यताएं पूरी कैसे विकसित हुई, जो मजदूर थे, जो अफ्रीकी मजदूर जिनकी उनको गुलामों की तरह ख़रीदा बेचा जा रहा था, उनके ख़रीदे बेचे जाने में रम इन्वॉल्व थी। कैसे विद्रोह की तरह एक शराब का निर्माण हुआ एक पूरे जन आंदोलन के साथ। फिर कैसे कैसे नेवी में गई, नेवी को इस रम ने कैसे शेप किया, रम के चलते दुनिया में विद्रोह कैसे हुए, ये कुछ इस किताब में भी है। हालांकि मुझे लग रहा है कि मैंने जिस पढ़ाई के दौरान इस किताब का जिक्र किया था वो भी कहीं ना कहीं चला आ रहा है बहरहाल। और इसमें यह भी है कि फिर जो एक समुद्री लुटेरों और रम का, और समुद्री मछुआरों और रम का रिलेशन है, वो कैसे बना, क्या बना, कैसे आगे बढ़ा, उस पर है। फिर दो रम को लेकर जो कॉकटेल्स हैं, तो उस पर भी ये किताब प्रकाश डालती है कि उनकी कहानी क्या है, कैसे बने, क्या हुआ, कितना हुआ। तो ये सभी चीज़ें इस किताब में मिलती हैं। रोचक है, मतलब आपको दुनिया की सबसे मशहूर खाने पीने की चीज़ों का जो इतिहास होता है वो बहुत आपको चौंकाता है। तो कम से कम ये किताब थोड़े थोड़े द्वार खोलती है। वैसे पढ़ाई इसमें बहुत की जा सकती है। इसके अलावा एक किताब है जो काफ़ी थोड़ी सी गरिष्ठ है, लेकिन मैं वो लेकर नहीं आ पाया क्योंकि मेरे बैग में जगह कम थी। हालांकि तो इसलिए उसका नाम है गालिब, वाइल्डनेस एट माई डोर स्टेप। तो एक गालिब की, इस किताब का दावा है कि एक गालिब की एक क्रिटिकल बायोग्राफी है, उनकी एक आलोचनात्मक किस्म की आत्मकथा। मतलब आप आत्मकथा के नज़र से इसको खरीदना और पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन इसके साथ ही गालिब की कविता पर, गालिब की पोइट्री पर, गालिब के लिखे में क्या क्या क्रिटिकली है, उनके जीवन के आसपास कितना विचरता है, उसकी जो समालोचना है, उसको ये किताब
ट्रेस करती है। मेहर हसन फारूकी ने लिखी है, आप इसको मतलब ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो ये किताबें हो गई और बाकी फ़िल्में तो बता ही दी। आजकल फ़िल्मों को तो बायकॉट करने का चलन चल रहा है, सबको अपने अपने हिसाब से फ़िल्मों को बायकॉट करना होता है, सबको अपने अपने हिसाब से फ़िल्मों को अप्रूव करना होता है। चलता रहता है ये सब और चलता रहेगा। नेता नगरी अपनी ही रॉ में, अपनी रंगत में, अपने तरीके से हर बार इस आशा के साथ कि हम थोड़ा और जवाबदेह होंगे उन लोगों के प्रति जो हम पर नज़र बनाए हुए हैं। भले ही हम मीडिया क्यों ना हो, भले ही हम सरकार क्यों ना हो, भले ही हम कोई नौकरशाह क्यों ना हो, भले ही हम कोई पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, एक पारदर्शिता, एक जवाबदेही सबसे अधिक ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले अंक में। शुक्रिया।